आज नोएडा की अफोर्डेबल से लग्जरी की जर्नी कैसे मतलब हुई? किसी भी एरिया को बूम करने के लिए जो मेन रीज़न होता है वह है वी नीड टू एजुकेट पीपल, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। सबकी हार्ड एंड मनी है सर। जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसके बारे में कौन्स बताना, उसकी बुराइयां करना, उसके बारे में गलत चीज़ें जो भी हैं वो बताना हर एक किसी के बस में नहीं है। नोएडा का अब नाम आता है, बड़े बिल्डर्स ने अब कदम रखना शुरू किया, तो आईटी क्यों नहीं आ पाई यहाँ? अच्छे अच्छे बिल्डर्स के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सब क्रैश हो गए। ये जितने भी लिस्टेड ब्रांड्स हैं सर, आज क्यों आ रहे हैं? ये पहले क्यों नहीं आए? प्रॉपर्टी का जो पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बूम करने का जो रीज़न है, क्या ये रीजन है कि करेक्शन होने वाली है या इन्वेंट्री बिक नहीं रही, इसलिए गॉड जैसा डेवलपर भी अभी 20, 80, 30, 70 लेके आ रहा है? ट्रेडर मार्केट में घुसा हुआ है। आज भी लोगों को वो फियर है कि यार नया लॉन्च लेंगे शायद अटक तो नहीं जाएगा। तो एयरपोर्ट के नाम से कार्गो कंपनीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आएंगी, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं होंगी। जैसे आप गुड़गांव का भी एग्जांपल लें, ये दो चीज़ें देखो, अगर ये इनिशियल लेवल पे आपको दो चीज़ें अच्छी मिले तो आप एज ए सेल्फ यूज़ आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए आप देख सकते हो। उसके अंदर ऐसे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 500 रुपये नीचे भी प्रॉपर्टी देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो फंड्स ही नहीं है। आप मत करो ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं है उस ब्रोकर पे और वो निकाल नहीं पा रहा है। लोग मेंटेनेंस के मामले में ना बिल्डर को बहुत ज़्यादा देते हैं कि बिल्डर जो है हमसे एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा है, क्योंकि क्वालिटी नहीं है। क्या ये कमर्शियल्स चलेंगे इन फ्यूचर? जो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में हो उसका रेट फिर भी बढ़ सकता है, लेकिन जो बिल्डर के कंट्रोल में होगी उसका रेट नहीं बढ़ सकता। 100% पे आपके बात को। बट क्या साउथ का बिल्डर भी यहाँ पे आके माहौल के हिसाब से चीज़ें बदल रहा है? ये ना वो लैंड पासा ले लेता है तो नोएडा एक्सप्रेसवे का सिनेरियो पूरा टोटली चलेगा। आज उतनी बसावट नहीं है तो फिर भी लोग बाय क्यों कर रहे हैं? क्रैश होगा सर ये वाला माइक्रो मार्केट। नोएडा के अंदर जो पास्ट के अंदर प्रॉपर्टीज आप देखेंगे 80% ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर रजिस्ट्री कोई भी इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं फल फूलती जब तक वो एक बार क्रैश नहीं करती, जब तक डाउन नहीं होती। नोएडा के अंदर भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आपको लगते हैं, स्पेशली यमुना एक्सप्रेसवे की अगर बात करें, प्योर एयरपोर्ट के नाम से लोग वहाँ पे इलीगल प्लॉटिंग बहुत कर रहे हैं। एक सेक्टर या एक प्रोजेक्ट तभी बसेगा, तभी उसका प्राइस बढ़ेगा जब एंड यूजर आएगा। तो यही रीज़न है कि बिल्डर 2 BHK तो लॉन्च कर ही नहीं रहे। आज की डेट में मिनिमम जो साइज़ है 3 BHK का वो भी 2021। कब खत्म होगा फोमो? So hi guys, I'm your host Ankit Singh and welcome back to your own channel State India Podcast. आज का पॉडकास्ट और भी स्पेशल होने वाला है। इसके दो कारण हैं। पहला, अगर आपने नोएडा रियल एस्टेट में कभी भी इंटरेस्ट शो किया होगा तो आपने इनकी वीडियोस जरूर देखी होगी। दूसरा ये है कि ये अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड होके नोएडा रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं। बहुत से यूट्यूबर तो अपने यूट्यूब चैनल पे भी नहीं बुलाते। हिम्मत चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पोल खोलते हैं मार्केट की, बिल्डर्स की, आज आपको पता चलेगा। बट इनको बुलाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आज हम नोएडा के बारे में हर चीज़ कवर करेंगे। 5 ऐसी माइक्रो मार्केट, नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सटेंशन एंड गाजियाबाद को भी हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने एक पॉडकास्ट बनाया था गुड़गांव वर्सेस नोएडा 2025 सौरभ जी के साथ, जहां पे हमने बताया था कि आपको कौन से मार्केट में जाना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करा था। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर मैं लिंक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, आज इंपॉर्टेंट क्या है टू अंडरस्टैंड कि हम इस मार्केट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गुड़गांव थोड़ा सा थम गया है, नोएडा की आज बातें बहुत चल रही हैं, चर्चा में है, तो इनसे एक्चुअल में जानेंगे रियलिटी की मार्केट में क्या चल रहा है, कहां पे क्या चीजें करनी चाहिए और किस बिल्डर से सावधान होना चाहिए। अगर कोई चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे और पोस्ट पोजेशन क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आज हम जिक्र करेंगे। सो मैं सर आज बहुत सारे सवाल लेके आया हूं आपके लिए, सीधे और टेढ़े, आपको सबके आंसर्स करने हैं। सो आर यू रेडी? एंजॉय द पॉडकास्ट। सो लेट्स वेलकम कमल चंडेल जी। सर मैं आपकी वीडियोस देखता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अभी रिसेंटली भी आपने एक सोसाइटी से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपने कैसे शुरुआत करी, क्योंकि आप मार्केट से मुझे लगता है बहुत हट के काम करते हो। कहीं कहीं ऐसी भी चीज़ें होती है कि हम वीडियो में कुछ चीज़ होती है हम नहीं बोल पाते हैं, बट आप बिना फिल्टर किए हर चीज़ बोल देते हो, और यही रीज़न है कि आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं आपके साथ और काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं एज एन इन्वेस्टर। सो प्लीज़ बताइए सर अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर अंकित, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, बिकॉज सबसे पहले आपके चैनल के लिए भी मैं ये बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं जो
लोगों को अवेयर करते हैं बेसिकली। मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरा भी आने का मेन पर्पस पहले से लोगों को अवेयर करना था जी। मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं प्रॉपर्टी को सेल करूं, क्योंकि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को या पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसके अंदर आप एक अनबायस तरीके से चीज़ें लोगों को नहीं बता सकते। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब कोई चीज़ आप सेल करते हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें होती हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं। एज ए एक्सपर्ट्स अगर आप चीज़ें सेल करते हैं तो आपको थोड़ी चीज़ें छुपा के रखनी पड़ती हैं। बट हमारा मेन पर्पज़ ऐसा नहीं है कि हमें केवल सेल करना है। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितने लूप होल्स हैं। मैं वैसे तो इस इंडस्ट्री के अंदर एज ए कस्टमर आया, जैसे जैसे मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में सीखा कि किस तरीके से कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हर कस्टमर इस तरीके से पागल बन रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले कस्टमर को खुद अवेयर होना चाहिए कि मैं अपने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा रहा हूँ, तो मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से मुझे जर्नी स्टार्ट करनी है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्योंकि रियल एस्टेट देखिए एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आदमी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेल्समैन के लिए तो एक तरह से उसके लिए एक कोई प्रोजेक्ट सेल कर रहा है या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बट एक एज ए कस्टमर अगर मैं बात करूं तो पूरी लाइफ सेविंग होती है। अगर एक बार आपका गलत डिसीजन हुआ तो आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि कम से कम लोगों के इस बारे में लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी पास्ट में कुछ मेरे साथ भी बैड एक्सपीरियंस रहे इस इंडस्ट्री के अंदर, बट वो बहुत बड़े अमाउंट के नहीं थे, बट मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े कुछ इस तरीके से धोखे भी हों, तो क्यों ना मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आके लोगों को अवेयर करना चाहिए। तभी फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इस इंडस्ट्री के अंदर, और फिर मैंने लोगों को सबसे पहले इनिशियल लेवल पे अवेयर करना बताया कि किस तरीके से आपको इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरीके से आपको अपनी सेविंग्स को बड़ी ही मेच्योर तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। सर एक्सपीरियंस ही सिखाता है एक तरीके से। डेफिनेटली। और बहुत अच्छी बात है कि आपने एक्सपीरियंस करा और आपने आगे लोगों को अवेयरनेस दी कि ये चीज़ें मेरे साथ गलतियाँ हुई हैं तो आप आगे ना करो। बिल्कुल। सर नोएडा रियल एस्टेट, क्योंकि मैंने 2018 में, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे ऑफ द कैमरा, मैंने शुरुआत करी थी, तो उस टाइम पे ना अफोर्डेबल होता था गुड़गांव या नोएडा से कंपेयर करें। नोएडा एक लग्जरी माना जाता था, अगर पैसे कम हैं चलो नोएडा की तरफ लगा देते हैं। आज नोएडा की अफोर्डेबल से लग्जरी की जर्नी कैसे मतलब हुई, और कितना सर वैसे कितना साल हो गए आपको रियल एस्टेट? मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। तो आपने तो ग्रोथ करते एक देखी है। बट मैं एक्चुअल में अपने आप को 10 नहीं, मैं कम से कम 20 साल इस इंडस्ट्री में मानता हूँ, बिकॉज 10 साल मुझे एज ए कस्टमर भी हो गए हैं। मैंने उस जर्नी से ज़्यादा सीखा एज ए कस्टमर, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने सेल करना स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपनी चीज़ों को सेल करने के साथ साथ आपको उसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स बताना बहुत ही टफ जॉब है। जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसके बारे में कॉन्स बताना, उसकी बुराइयां करना, उसके बारे में गलत चीज़ें जो भी हैं वो बताना हर एक किसी के बस में नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सेल करते हो तो आपको केवल उसके अंदर बेनिफिट्स बताने हैं। पास्ट में अगर मैं आपको नोएडा की बात करूं, जैसे आपने बोला पहले नोएडा अफोर्डेबल हुआ करता था, उसका रीज़न भी सबसे मेजर अथॉरिटी का ही होता था कि अथॉरिटी की इस तरीके से पेमेंट प्लान होते थे, खासकर लैंड को लेकर। वो बहुत ही टारगेट उनका जो सेगमेंट होता था वो बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट के बिल्डर्स होते थे। बिल्कुल। क्योंकि जब किसी एरिया को डेवलप करना होता है तो वहाँ पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल टाइप्स की स्कीम या बिल्डर को इनवाइट करना पड़ता है कि आप आइए यहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्ड कीजिए। तो जब तक आप बिल्डर को बेनिफिट नहीं देंगे तब तक बिल्डर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो जो पास्ट में जो नोएडा 30 ने जो रूल बनाया था इसके अंदर कि आप पेमेंट प्लान इस तरीके से फ्लेक्सिबल दीजिए, 10% की इनिशियल अमाउंट कीजिए, बाद में आप EMI बना दीजिए और फिर धीरे धीरे पेमेंट करते जाइए। तो उस चक्कर में यहाँ पर अफोर्डेबल सेगमेंट के बिल्डर्स आए और उसी तरीके से प्रॉपर्टी यहाँ पर आना शुरू हुई। गुड़गांव में थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट था, वहाँ पर सीधा आपको इकट्ठा पैसा देना पड़ता था और आप डायरेक्ट किसानों से भी लैंड ले सकते थे। वो चीज़ नोएडा के अंदर नहीं है, तो आपको अथॉरिटी से ही चीज़ें लेनी है और जो स्पेसिफिक अथॉरिटी के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको लेनी है। तो पहले अथॉरिटी के रूल थोड़ा फ्लेक्सिबल होते थे, बिल्डर का पेमेंट प्लान इस तरीके से होता था कि 10% अमाउंट लिया और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंगली बिल्डर बहुत सस्ते प्रोजेक्ट लॉन्च करता था। बट आज वो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। आज बिल्डर को अपफ्रंट 100%, 90% पेमेंट करनी है। तो बिल्डर को भी ये पता है कि अगर मैं 90% इकट्ठा पैसा दे रहा हूँ तो मेरी पेमेंट स्कीम भी उसी हिसाब से होंगी, प्लस इकट्ठा कॉर्पस इकट्ठा करना हर बिल्डर के बस की बात नहीं है। तो बिल्डर भी फिर उसी लेवल के आ रहे हैं। आज की डेट में लेवल 1 बिल्डर आ रहे हैं जो पास्ट में उस तरीके के बिल्डर नहीं होते थे। अब लेवल 1 बिल्डर आएंगे तो फिर उनके अकॉर्डिंगली ही प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा कैटेगरी डिफरेंट आएगी। लग्जरी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जो पहले जो होते थे वो प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा अफोर्डेबल सेगमेंट के होते थे, क्योंकि लैंड कॉस्ट सस्ती होती थी और पेमेंट प्लान बिल्डर के लिए फ्लेक्सिबल होता था, तो बिल्डर भी दे पाता था। अब चक्कर क्या है कि लोगों को भी माइंडसेट थोड़ा उसी लेवल का हो गया है कि अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, पेमेंट प्लान बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, 10% की पेमेंट प्लान हो, जो कि आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, खासकर बिल्डर्स के लिए और उस लेवल के बिल्डर के लिए जो नोएडा के अंदर आ रहे हैं।
सर आपने एक बात बोली थी अथॉरिटी से रिलेटेड, क्या ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि गुड़गांव में जैसे डायरेक्ट फार्मर से ज़मीन खरीदते थे और वहाँ पे क्या होता था, पूरी पेमेंट करनी पड़ती, रजिस्ट्री कराते थे, बट यहाँ पे क्या था कि अथॉरिटी जब फार्मर से लेती थी और 2x 3x एक्सपेंसिव रेट पे बिल्डर्स को देती थी और वहाँ पे किस्तें बांध देती थी 8 साल 10 साल की। तो बिल्डर्स ने अपना माल बेचना शुरू किया, बैंक की भी किस्तें जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन लोन लिया हुआ है और अथॉरिटी की जो पैसा है, माल बिका नहीं और ब्याज पे ब्याज चढ़ता गया और आगे फिर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुए। तो अथॉरिटी जो इन्वॉल्व थी, जिन्होंने किस्तों में बांध दिया, शायद ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है प्रॉपर्टी ना बनने का, जो पुराने एक्सपीरियंस खराब रहे। हाँ, प्रॉपर्टी ना बनने का भी, और मैं कहूँगा कि नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी क्रैश होने का भी। आज की डेट में अगर आप एनसीआर की बात करें तो नोएडा जो है सबसे ज़्यादा बदनाम एरिया था, बिकॉज उसमें सबसे वन ऑफ द मेन रीज़न जो आपने बताया कि अथॉरिटी ने पेमेंट प्लान इस तरीके से बांध दिया और बिल्डर्स जो है प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, उसके एवज में पैसा उठाते थे और फिर दूसरी लैंड परचेज कर लेते थे। तो पैरेलली बहुत बिल्डर्स के पैरेलली 8-8 10-10 प्रोजेक्ट चलते थे। तो पैरेलली इतने सारे प्रोजेक्ट मेंटेन करना, मैनेज करना पॉसिबल नहीं था। तो बिल्डर बस प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहते थे, बिल्ड करने में इतना विश्वास नहीं रखते थे। तो सेम चीज़ यही हुई, आगे कंटिन्यूस चलती रही और जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ तो सारे आप देखते हैं कि आज के डेट में जितने भी नोएडा के पास्ट में प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे अच्छे बिल्डर्स के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सब क्रैश हो गए। और उन बिल्डर्स का बैकग्राउंड जो था वो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं था। डेफिनेटली जब आपको पेमेंट बहुत ही मिनिमम पेमेंट देनी पड़ी है तो उस टाइम पे जो एक नॉर्मली आप कह सकते हैं जो उस टाइम के अच्छे खासे जो प्रॉपर्टी सेलर्स होते थे या प्रॉपर्टी एजेंट्स होते थे वो भी बिल्डर्स बन गए। क्योंकि जब सपोज़ आपको कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए लैंड लेनी है 100 करोड़ की, उसमें आपको इनिशियल लेवल पर केवल 10 करोड़ रुपए देने हैं, तो कोई भी छोटा मोटा इन्वेस्टर दे सकता है। तो सेम चीज़ हुई इस टाइम पे, जिनका पास्ट में बैकग्राउंड ही नहीं था रियल एस्टेट का, उन्होंने भी लैंड लेके और इंस्टॉलमेंट बांध के और प्रोजेक्ट लॉन्च कर देना शुरू कर दिए। तो फिर हमने देखा जैसे जैसे बाद में उन्हें दिक्कतें आई, जैसे जैसे मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हुआ तो प्रोजेक्ट वो बन ही नहीं पाए। सर जैसे आपने 20 साल आप कह रहे हैं, मैं 10 साल कंसिडर कर लेता हूँ, आपने रियल एस्टेट अपने सामने देखते हुए डेवलप होते हुए देखा। एक सबसे बड़ा जो मुझे जो लगता है कि गुड़गांव में ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, आज भी है। अब बारिश का हाल देखिए किस तरीके से रहता है, उसके बावजूद भी कैसे प्राइस बढ़े हैं गुड़गांव में। बट यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुई, बट उसके बाद भी जो प्राइस थे जो बढ़ने थे वो बहुत लेट हुए कोविड के बाद। नोएडा का अब नाम आता है, बड़े बिल्डर्स ने अब कदम रखना शुरू किया, पर गुड़गांव तो सर कोविड के टाइम ही स्टार्ट हो गया था। वो क्या रीज़न है? देखिए, किसी भी लोकेशन को या किसी भी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स को चलने का जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर रीज़न नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी प्रॉपर्टी को बूम करने में एक हेल्प कर सकता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट दिस इज़ नॉट मेन रीज़न। अगर आप नोएडा को देखेंगे तो नोएडा एक प्लान सिटी की तरह बस रहा है कि जिस तरीके से पहले जो जो चीज़ें बसाई जाती हैं, इंफ्रा रेडी है, सब चीज़ें पहले बनाई जा रही हैं। लेकिन गुड़गांव को आप देखेंगे, गुड़गांव का जो मेन रीज़न है वहाँ प्रॉपर्टी बूम करने का, वो है कॉरपोरेट्स। किसी भी एरिया को बूम करने के लिए जो सबसे जो मेन रीज़न होता है वो है क्वालिटी जॉब्स, क्वालिटी कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी जॉब्स। ये वन ऑफ द मेन रीज़न है। आप नॉट ओनली इन गुड़गांव, आप पूरे इंडिया का आप उठा के देख लीजिए। आप चेन्नई देख लीजिए, आप हैदराबाद देख लीजिए, आप पुणे देख लीजिए, आप बेंगलोर देख लीजिए, आप मुंबई देख लीजिए। ये जितने भी सारे एरियाज़ हैं ये हमेशा से बूम करे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली बूम कर रहे हैं और आगे भी बूम करेंगे। बिकॉज यहाँ पर डिमांड ऐसी है प्रॉपर्टी की, क्वालिटी जॉब्स हैं, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी प्रोजेक्ट्स की, क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ की डिमांड है। उसके अकॉर्डिंगली बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और प्रॉपर्टी राइज करती है। बट नोएडा के अंदर क्या है कि नोएडा इंफ्रा तो रेडी है, बट लेकिन जो पास्ट में, या मैंने आपको बताया जिस तरीके से अथॉरिटी की पेमेंट प्लान थे, उस तरीके से बिल्डर यहाँ पर हेल्प नहीं, अपना जो आपका इंफ्रा है उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। यही चीज़ सेम अगर गुड़गांव के अंदर होती तो उसको मल्टीपल फोल्ड्स और उनको बेनिफिट मिलता। तो आईटी क्यों नहीं आ पाई यहाँ पे, कदम क्यों नहीं रखा आईटी? देखिए, क्योंकि नोएडा पहले इलेक्ट्रॉनिक सिटी और उसकी जो कंपनीज जो यहाँ पर आई थी पहले, वो आईटी लेवल की कंपनी नहीं थी। मेन तो पहले इंडस्ट्रियल के ही नोएडा जो आया था, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही इसको डेवलप किया गया था। नाम ही आप देखते हैं, जो नोएडा का जो नाम ही है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से ही नोएडा को किया गया था। 1980s के अंदर करीब ये एरिया डेवलप किया गया था। और जो सबसे मेन रीज़न था इसको डेवलप करने का कि दिल्ली से जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट करी जाएँ, और उसी तरीके से इसको डेवलप किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब इनको रियलाइज़ हुआ कि केवल इंडस्ट्री से ही काम नहीं चलेगा, आपको धीरे धीरे आईटी कॉर्पोरेट्स वगैरह भी यहाँ पर लाने पड़ेंगे। आप एग्री करते हैं इस चीज़ को कि ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि फरीदाबाद की मार्केट उतनी नहीं बढ़ी बिकॉज इंडस्ट्री ले रहे हैं?
एग्जैक्टली। यही आईटी होता तो बढ़ता उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेन रीज़न है, मैंने आपको बताया। नॉट ओनली फरीदाबाद, आप एनसीआर के आसपास जितने भी जोन हैं, आप चाहे गाजियाबाद देख लीजिए, आप चाहे भिवाड़ी देख लीजिए, आप चाहे धारूगेड़ा देख पर लीजिए। गाजियाबाद बड़ा है सर, रेट तो नहीं, price गाजियाबाद compared- उस लेवल का नहीं बड़ा जो आप गुड़गांव और नोएडा के अंदर देखते हैं। नोएडा तो अभी मतलब आप देख लीजिए स्टार्टिंग लेवल है, क्योंकि नोएडा एक तरह से अपग्रेड वर्जन ऑफ गुड़गांव। क्योंकि जैसा आपने बोला कि इंफ्रा आपको गुड़गांव में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती, वो चीज़ नोएडा में देखने को मिलती है। लेकिन अब जिस तरीके से नोएडा के अंदर बिल्डर आ रहे हैं और साथ में फिर वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट लेंगे, तो वो चीज़ आपको मल्टीपल फोल्ड होती दिखाई देगी जो गुड़गांव में नहीं मिली है। जो प्राइस, लैंड प्राइस जो आज है बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, क्योंकि अथॉरिटी आपको पता ही है इन्वॉल्व है, तो बहुत महंगी। बट ये जितने भी लिस्टेड ब्रांड्स हैं सर, आज क्यों आ रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं आए? आईटी उस हिसाब से उतना नहीं है जितना होना चाहिए गुड़गांव से कंपेयर करें, बट प्राइस जो है वो गुड़गांव जितना पहुंच चुका है। बिल्कुल, अब सही कहा आपने कि जो नोएडा के अंदर जो आज की डेट में बिल्डर्स आ रहे हैं, अथॉरिटी ने भी इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अथॉरिटी ने पेमेंट प्लान उस तरीके से जो पहले था, मैंने आपको बताया, उस तरीके से नहीं है। अथॉरिटी खुद भी इनवाइट करती है आज की डेट में थोड़ा सा ए कैटेगरी के बिल्डर। छोटे मोटे बिल्डर तो आज की डेट में आ ही नहीं सकते, जिस तरीके से अथॉरिटी ने खत्म हो चुके हैं हाँ, सर, प्राइस उतना, लैंड प्राइस उतना है कि आज के लिए छोटे मोटे बिल्डर आ ही नहीं सकते। इनिशियल लेवल पे हम देखेंगे यहाँ पर गोदरेज वगैरह जब आया स्टार्टिंग में सेक्टर 150 से, तो धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपर आना शुरू हुए। क्योंकि नोएडा में तो पहले लोगों ने ए क्लास बिल्डर का नाम ही नहीं सुना था। जिस तरीके से अथॉरिटी ने पेमेंट स्कीम्स बनाई थी पहले, उस तरीके से यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था कि यहाँ पे ए क्लास के बिल्डर आए। बिल्कुल। अब जिस तरीके से इंफ्रा रेडी है ये सिटी यहाँ पर, और पेमेंट जो अथॉरिटी ने जिस तरीके से ऑक्शन कर रही है लैंड की, उस तरीके से यहाँ पर ए क्लास बिल्डर ही आ सकते हैं। और जैसे जैसे ए क्लास बिल्डर आएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे प्रॉपर्टी और बूम करेगी। प्रॉपर्टी बूम करने का मतलब ये नहीं है कि जो 6,000 रुपये की प्रॉपर्टी है वो 20,000 रुपये हो जाएगी। वो कैटेगरी अलग है। जो आज से आप पास्ट में नोएडा की प्रॉपर्टी देखते थे, वो बिल्डर ही अलग थे, वो कैटेगरी ही अलग थी प्रॉपर्टी की। अब जो प्रॉपर्टी है, लोग दोनों को कंपैरिजन करते हैं। वो 6,000 की प्रॉपर्टी है, वो 20,000 हो जाएगी। वो 20,000 रुपये वाली प्रॉपर्टी है, वो कैटेगरी अलग है, वो थोड़ा लग्जरी क्लास है, वो एक कैटेगरी के बिल्डर है, वो क्लास ही अलग है। जो पहले पास्ट में आप बिल्डर देखते थे, लॉजिक्स हो गया और सिक्का हो गया, इस तरीके के जो बिल्डर थे, वो लग्जरी में नहीं आ सकते, वो कैटेगरी अलग है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स देने पड़ते हैं, आपको सीलिंग हाइट थोड़ी अच्छी देनी पड़ती है, उसी तरीके से ग्रीनरी मेंटेन करनी पड़ती है। आपने बहुत अच्छी बात बोली, जो लास्ट मैंने पॉडकास्ट सौरभ जी के साथ किया था, उन्होंने भी सेम बात बोली जो आप बोल रहे हैं, कि नए आज नोएडा में जो एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, वो गौर वाली प्रॉपर्टी जो थी वो 3,000 से 15,000 नहीं हुई है। बिल्कुल, बिकॉज उसमें इम्यूनिटीज़ लिमिटेड है, उसमें कंस्ट्रक्शन उस तरीके की है। जो नई आ रही हैं जिसमें और स्पेसिफिकेशंस और हैं, आर्किटेक्ट थोड़ा सा बेटर वर्ल्ड वाइड जो फेमस है वो लेके आ रहे हैं, और उसके अलावा जो हर तरीके की लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी चीज़ें हो सकती हैं वो लेके आ रहे हैं। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि जैसे गोदरेज आया वहाँ पे, या मैं M3 की बात कर लेते हैं एक्सप्रेसवे पे। तो आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों का जो माइंडसेट है ना देखने का, लोग थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। लोग ये देखते हैं कि जो पहले की प्रॉपर्टी थी है वो बूम कर गई है। आज की जो बिल्डर है वो सस्ती प्रॉपर्टी लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि लैंड प्राइस इतने महंगे हैं कि लैंड अगर कॉस्ट वो भी वन ऑफ द रीज़न है। बिल्कुल। सस्ते अगर वो लॉन्च करेंगे तो बिल्डर खुद ही बियर नहीं कर सकते। इसलिए उनको, उनका जो कैटेगरी है वो है ही लग्जरी। अगर लग्जरी सेगमेंट के अंदर प्रोजेक्ट्स आएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बिलो 10,000 लॉन्च करें। वो आएंगे ही अबव 15,000, 20,000, जैसे बिल्डर प्रोफाइल है, जैसे बिल्डर ने पास्ट में प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, उसी हिसाब से वो प्रोजेक्ट लेके आएंगे। और प्रॉपर्टी जो पास्ट में देखते हैं उसके दोनों में कंपैरिजन ही नहीं है। वो एक्जैक्टली वैसे ही होगी। आपने एक मारुति 800 देखी, मारुति ऑल्टो देखी और एक मर्सिडीज़ देखी, तो कैटेगरी अलग है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। लोग दोनों को सेम देखते हैं, सोचते हैं ये गाड़ी तो 4 उसमें भी लोग बैठते हैं, 4 तो उसमें भी बैठते हैं, बट लेकिन वो दोनों के सेगमेंट ही अलग सेगमेंट है। अलग है। सर, आपने एक वीडियो बनाई थी वर्स्ट सोसाइटीज़ ऑफ नोएडा, अभी हाल ही में बनाई थी। तो ऐसा क्या देखा, जैसे मुझे पहले नहीं पता था कि यू आर फर्स्टली कस्टमर थे आप पहले, और आज आप उस तरीके से सोचते हैं, वो पेन सोचते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको पोजीशन से पहले, अंडर कंस्ट्रक्शन और पोजीशन के बाद आपको लगी कि ये प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से आप मजबूर हुए कि यार मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए नोएडा रियल एस्टेट के कस्टमर्स के लिए? देखिए, सबसे पहले जो मेन रीज़न होता है, जो हम किसी भी प्रोजेक्ट को सर्च करने के अंदर देखते हैं, वो लिफ्ट होती है। जब हम हाई रेज अपार्टमेंट्स देखते हैं तो उसके अंदर जो सबसे मेजर इशू आता है, जो सबसे जो मेन पेन करता है, जो बाद में आफ्टर पोजीशन, वो करते हैं आपके सोसाइटी की लिफ्ट्स आज की डेट में आप देखेंगे कोई भी बिल्डर 2 से ज़्यादा लिफ्ट देता ही नहीं है। हमने सबसे पहले जो नोएडा के अंदर देखा, 10 फ्लोर से स्टार्ट हुए हाई रेज अपार्टमेंट, 10 के बाद 15 हुए, 15 से 20 हुए, 20 से 40 भी हुए, 80 फ्लोर भी हो गए, बट लेकिन लिफ्ट वही 2 ही देते हैं आज की डेट में। तो लिफ्ट, जब 2 लिफ्ट होती हैं और हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स होता है, तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और टाइम टू टाइम हम देखा पिछले 10 साल में आपने देखा होगा जेप्टो हो गया या जितने भी मेड्स वगैरह हो गई, ये सब एक लिफ्ट तो परमानेंट इन्हीं पे बिजी रहती जोमेटो है। हो गया, ये तो चलती एक ये लिफ्ट सब तो चलता सर रहता है, तो परमानेंट उन्हीं पे बिजी है। हाँ। अब एक लिफ्ट को आप कितने फ्लोर तक ले जा सकते हैं? मल्टीपल अपार्टमेंट्स आ गए, आपने हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट कर दिए, FAR बढ़ गया प्रॉपर्टी का, बट लिफ्ट उतनी ही है। दो लिफ्ट को कोई प्रमोट नहीं करता और ना ही लिफ्ट को कोई मेंटेन करता है, क्योंकि बाद में जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता प्रोजेक्ट में लिफ्ट आपकी स्टक पड़ी है, वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा हो गया, एक परमानेंट उसमें आपके मेड्स वगैरह ये सब यूज़ कर रही हैं, तो आप इतना ज़्यादा इश्यूज़ आपको क्रिएट होंगे स्पेसिफिकली केवल लिफ्ट के थ्रू। तो नोएडा में जो डिमांड बढ़ी है, ये एक रीज़न हो सकता है कि पुराने सोसाइटी से लोग निकल के अपग्रेड करना चाह रहे हैं। पहला बिल्कुल। एक तो कि थोड़ी बेटर एक बड़ा स्पेस मिले अपार्टमेंट का, कोविड के बाद जो हर कोई चाह रहा था। दूसरा कि मुझे लिफ्ट्स कम से कम 3, 4, 5 मिले, बिल्कुल। और तीसरा ये था कि सिक्योरिटी मुझे थोड़ी सी अच्छी मिले, साथ में एम्यूनिटीज़ मिले कि बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उस हिसाब से वो चीज़ रहे। बिल्कुल, जो आप थोड़ा अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर अगर ये सब देखेंगे, एम्यूनिटीज़ हो गए, सिक्योरिटी हो गए, ये सब चीज़ उनके अंदर भी रहते हैं, लेकिन जो क्वालिटी होती है ना थोड़ा डिफरेंट होती है। आज की डेट में अगर आप थोड़ा ए कैटेगरी के बिल्डर्स में जाएंगे, उनकी आप देखेंगे सिक्योरिटी, और एक बिल्कुल डी ग्रेड के बिल्डर्स में जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंस हो मिलेगा आपको। सेम चीज़ आपके जो ग्रीन एरिया होता है, चाहे आप एम्यूनिटीज़ देखेंगे, आप दोनों की एम्यूनिटीज़ में फ़र्क होता है। क्लब जो है आप अफोर्डेबल सेगमेंट में देखेंगे उसमें भी क्लब होता है, और जो आज की डेट में हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं उसके अंदर भी क्लब होता है, बट दोनों के अंदर क्लास का बहुत फ़र्क होता है। तो जब एक्चुअल में आप फील करेंगे तब आपको आइडिया होगा दोनों के में बहुत ही डिफरेंट क्लास है। सब चीज़ें दोनों में ही होती हैं, बट क्लास जो है दोनों में डिफरेंट होती है। बट लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हमें 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर 20,000 रुपये वाली चीज़ मिल जाए, वो जो पॉसिबल नहीं है। सर आज फ़ोन भी हम अपग्रेडेड ले लेते हैं, बिल्कुल। समय के हिसाब से चेंज करते हैं। 10 साल पुराना क्या टेक्नोलॉजी थी और आज क्या है, कोई चीज़ें। अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग, अमूमन 2018 ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 19 की बात कर लेते हैं, तो 2 BHK की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, या छोटा 3 BHK का साइज़ मिल जाए तो चलेगा। आज लॉन्ची बिल्डर 3 BHK, 4 BHK, 5 की कर रहे हैं, 2 BHK आ ही नहीं रहे। तो क्या ये मार्केट में बिक नहीं रहा है, ट्रेंड नहीं है, या डेवलपर एक लग्जरी का नाम लेके 2 BHK नहीं लाना चाहता, वो अपनी 3 BHK स्टार्ट करना है, एंड दैट टू 16, 17, 1800 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है। तो मार्केट है, ये डिमांड है सर? नहीं, देखिए 2 BHK की तो डेफिनेटली डिमांड है और फ्यूचर में भी रहेगी, क्योंकि आप इंडिया के जो मिडिल क्लास है सबसे ज़्यादा डिमांड 2 BHK की ही है। बट लेकिन जो जैसे मैंने आपको बोला कि बिल्डर जिस तरीके से जिस कैटेगरी के प्रॉपर्टीज़ ला रहे हैं उसके अंदर 2 BHK तो फिर बिल्डर नहीं बेच पाएगा उसके अंदर। सपोज़ अगर मैं 20,000 रुपये की प्रोजेक्ट के लेके आ रहा हूँ, 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में, उसके अंदर अगर 2 BHK अगर मैं बेचता हूँ 2.5-3 करोड़ रुपये का, तो अगेन उसको मिडिल क्लास तो खरीद ही नहीं पाएगा। तो कम से कम एक मिनिमम साइज़ ऐसा होना चाहिए जो कम से कम वो लग्जरी क्लास में तो आए। जैसे कम से कम 2,500-3,000 स्क्वायर फीट का अगर अपार्टमेंट अगर बिल्डर लॉन्च करता है तो कम से कम उसकी एक स्पेसिफिक रेंज तो है जिसके अंदर एक थोड़ा लग्जरी क्लास का आदमी आ सकता है। बट 2 BHK के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई एक लग्जरी क्लास का आदमी एंटर होगा, और मिडिल क्लास जो है वो 2 BHK अगर देखेगा तो 2.5-3 करोड़ में मिडिल क्लास खरीद ही नहीं पाएगा 2 BHK। तो यही रीज़न है कि बिल्डर 2 BHK तो लॉन्च कर ही नहीं रहे। आज की डेट में मिनिमम जो साइज़ है 3 BHK का वो भी 2,000-2,100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है। तो कम से कम उसके अंदर एक लग्जरीनेस तो लगती है जिससे कोई भी आए और उसके अंदर एंटर हो सके, चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे चाहे सेल्फ यूज़ के लिए। तो 2 BHK तो मुझे पता है कि लोग डिमांड तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा है। हाँ, बट लेकिन पास्ट के अंदर आप उसको रीसेल में ही खरीद सकते हैं। आगे नियर फ्यूचर में तो आपको नोएडा के अंदर 2 BHK मिलेंगे ही नहीं। तो जिस तरीके से गुड़गांव की एक हवा थी, गुड़गांव को जो ट्रेंड चल रहा है उसको सेम लेके आ रहे हैं। बट गुड़गांव से जैसे हम बात कर रहे हैं सर, कैपिटल इनकम में फ़र्क है। वहाँ पे जो एक हस्बैंड वाइफ जिस तरीके से जिनकी उनकी सैलरी जो है वो नोएडा से कंपेरेटिवली कम है, बट फिर भी यहाँ सर 30,000 का रेट आ रहा है तब भी बिक रहा है, LNT आया तब भी बिका, मैक्स आया तब भी बिका। तो कौन है ये लोग? स्पेसिफिकली दिल्ली के ही हैं या नोएडा के भी कुछ लोग हैं? नहीं, देखिए ये तो बस आपको मानना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट नोएडा के अंदर हो रही है वो ग्लोबली हो रही है, केवल ऐसा नहीं है कि लोग नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब नोएडा क्या है कि आप अगर मैं आपको क्रिकेट की भाषा में समझाऊँ तो गुड़गांव जो है एक तरह से विराट कोहली है, और अगर हम इसकी बात करें नोएडा की तो नोएडा जो है आज की डेट का जैसे अभिषेक शर्मा है वो है। धीरे धीरे इसको और आगे बूम करना है और गुड़गांव से कहीं आगे जाना है, क्योंकि ये बिल्कुल अपग्रेडेड वर्जन है गुड़गांव का। गुड़गांव जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल आपने देखा ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो गुड़गांव का जो सबसे मेन रीज़न है ख़राब होने का वो है, आपने बारिश के टाइम पे देखा होगा, वो जो चीज़ उसकी कभी ठीक नहीं हो सकती, उसका सबसे मेन रीज़न है उसके साथ अरावली हिल्स है। उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लाइफ में कभी ठीक नहीं हो सकता, चाह के भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन नोएडा क्या है कि नोएडा एक प्लान्ड सिटी है, तरीके से बसाया गया, बिल्कुल एक एक चीज़ जो है उसकी इस तरीके से बनाई गई है, वो एक एक्चुअल में जिस तरीके से प्लान्ड सिटी बनाई जाती है वैसे है। हमने लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी कि NH8 पे ट्रैफिक नहीं लगेगा तो लोग गुड़गांव में क्यों खरीदेंगे?
तो अगर NH8 ठीक कर देंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देंगे तो लोगों को कम्यूट करना ईजी हो जाएगा दिल्ली से, तो लोग फिर क्यों खरीदेंगे, यही एक वन ऑफ द फैक्टर है। नहीं, तो ऐसा नहीं कह सकते आप, बिकॉज आप नोएडा एक्सप्रेसवे को भी देखेंगे। नोएडा एक्सप्रेसवे बहुत ही इजी ड्राइव है, अगर आप जाएंगे वन ऑफ द बेस्ट रोड मैं है। गुड़गांव की बात कर रहा हूँ अभी। हाँ जी। हम नहीं, जैसे आपने रीज़न बताया ना गुड़गांव का, अगर NH8 ठीक कर देंगे तो लोग गुड़गांव क्यों जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे तो डेफिनेटली लोग थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर। आप देखेंगे आज के अंदर गुड़गांव के अंदर साउथ दिल्ली से लोग बहुत जाते हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। एक एड्रेस होता है, एक एड्रेस के लिए बहुत लोग आते हैं। तो अगर आप इंफ्रा रेडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली और लोग शिफ्ट होंगे वहाँ से उस तरीके से। और सबसे मेन रीज़न तो जॉब है, जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटी जॉब्स होंगे। आज की डेट में दिल्ली के अंदर तो कुछ है नहीं जॉब्स, तो पहले तो लोग डेली बेसिस पे आते हैं, अप डाउन करते हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि यार डेली अप डाउन करना 2-2 3-3 घंटे के मैं यही बोलना चाह रहा था कि 1.5 घंटा 2 घंटा लोगों को NH8 पे लग रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि इतना टाइम स्पेंड करने से अच्छा गुड़गांव में रियल एस्टेट ले लेते हैं। तो ये चीज़ इसलिए NH8 को लोग गवर्नमेंट ज़्यादा द्वारका एक्सप्रेसवे तो बना दिया, बट आज भी दिल्ली से आप मानेंगे 60-70% लोग NH8 यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका साइबर सिटी है इसकी अप्रोच NH8 से आती है। बाकी जितने लोग न्यू गुड़गांव मानेसर की तरफ जाना चाहते हैं, SPR की तरफ जाना चाहते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेस से लेते हैं। आई वॉज वन ऑफ द रीजन व्हेन आई वॉज वर्किंग। तो उसका कोई बहुत ज़्यादा सर रोल प्ले है नहीं द्वारका एक्सप्रेस का। ऑल्दो प्रॉपर्टीज़ बड़ी हैं, नो डाउट, एयरपोर्ट को बेनिफिट हुआ, बट जाने वाले जो लोग हैं वो आज भी ट्रैफिक उतना ही है सर। हाँ, डेफिनेटली ये तो बात है। जैसे जैसे इंफ्रा या हाईवेज़ वगैरह बन रहे हैं उसी हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आप द्वारका एक्सप्रेसवे को देखें या NH8 को देखें, आप देखो ट्रैफिक कहीं पर भी कम नहीं हो रहा। और यहाँ पर जो भी हाईवेज़ बन रहे हैं ये सब पॉपुलेशन आने के बाद बन रहे हैं। नोएडा का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नोएडा के अंदर सब चीज़ें पहले से प्लान पहले से बनी हुई थी। हाँ, अब भी जो प्लान हो रही है वो पहले से अगले 10 साल 15 साल को माइंड में रख के पहले डेवलप हो रही हैं। एक्सप्रेसवे देखें, जब एक्सप्रेसवे जिस टाइम पर बना था उस टाइम पे कोई सोचता भी नहीं था कि एक्सप्रेसवे की कोई नीड है, लेकिन उस टाइम पर एक्सप्रेसवे रेडी हो गया था। अब हमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि एक्सप्रेसवे पे थोड़ा सा ट्रैफिक होना स्टार्ट हो गया, तो पैरेलली दूसरा एक्सप्रेसवे प्लान हो रहा है। अभी आप देखेंगे कालिंदी कुंज से यमुना एक्सप्रेसवे पे जो नया एक्सप्रेसवे प्लान हो रहा है वो पहले से ही प्लान कर रही है अथॉरिटी, ताकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, जैसे NH8 वाला हाल ना हो जाए इसमें। अभी बंगेल पे एलिवेटेड वो भी रोड भी स्टार्ट हो रहा है डीकंजस्ट करने के लिए। बिल्कुल, तो पहले से ही प्लानिंग उस तरीके से हो रखी है। नोएडा एक्सप्रेसवे जिस तरीके से वाइड करा है, इसका वन ऑफ द रीज़न यही है कि मान लो डेवलपमेंट बहुत बढ़ जाती है तो एक्सपैंड कर सकते हैं। आज NH8 को नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल है मेरा, आपने बोला कि नोएडा की तरफ लोग बहुत अब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अभी हाल ही में 1090 का पेम प्लान, 2080 का पेम प्लान आ रहा है। जब चढ़ती हुई मार्केट होती है बिल्डर कभी देता ही नहीं है। क्या ये रीज़न है कि करेक्शन होने वाली है या इन्वेंट्री बिक नहीं रही, इसलिए गौर जैसा डेवलपर भी अभी 2080 3070 लेके आ रहा है? देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर डाउन नहीं होती है ना तो उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो या शेयर मार्केट हो, वो एक बारी बढ़ेगी तो नीचे तो गिरेगी गिरेगी। ये लोगों का बहुत ही गलत माइंडसेट है कि प्रॉपर्टी कभी गिरती नहीं है। डिपेंड करता है आपने किस रेट में खरीदी है। आपने हो सकता है बिल्कुल टॉप लेवल पे खरीदी हो सकता है आपने बिल्कुल लो रेट पे खरीदी हो। अब जिसने 5,000 रुपये के स्क्वायर फीट के रेट पे खरीदी है प्रॉपर्टी, वो तो गिरेगी नहीं डेफिनेटली। अब जो 25-25 हज़ार रुपये खरीद रहे हैं, 30-30 हज़ार रुपये खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी तो नीचे आएगी, रेट भी डाउन होंगे। लेकिन प्रॉपर्टी में सबसे मेजर रीज़न क्या होता है कि लोग जो है थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं प्रॉपर्टी को। अब जैसे गोल्ड का प्राइस है या शेयर मार्केट है, वहाँ पर रेट आपको सामने दिखाई देता है। कोई आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, वो 80 रुपीज़ का दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा हर्ट होता है कि यार मेरा प्राइस थोड़ा सा नीचे जा रहा है, मैं सेल कर देता हूँ। प्रॉपर्टी में आपको रेट दिखाई नहीं देता, क्या रेट चल रहा है मार्केट में। एक एवरेज प्राइस होता है, आप खुद ही देख लेते हैं कि मेरे प्रॉपर्टी का प्राइस क्या चल रहा है, मैं सेल ही नहीं करूँगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप प्रॉपर्टी लोअर रेट में नहीं सेल करते तो आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट कभी गिरते ही नहीं है। बट उस टाइम के अंदर भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको उस टाइम पर नीड होती है, वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, डाउन रेट में सेल करते हैं। सर गुड़गांव रियल एस्टेट में भी यही चीज़ थी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बहुत हैं। आज पैसा देने को है नहीं, अगली डिमांड बिल्कुल। और जितना 30% दे रखा है, अब डिमांड आ रही है, पैनिक हो रहे हैं, जिस रेट पे खरीदा था भाई उसी के रेट पे निकाल दे। बिल्कुल। या मुझे जो 50 लाख 60 लाख एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे 10-20 लाख रुपए कर दे। यही रीज़न है कि आज प्रॉपर्टी नया क्योंकि उसकी रोटेशन नहीं घूम रही, क्योंकि पहला वाला बिक नहीं रहा। बिल्कुल। ब्रोकर भाई ने तो बोला कि भाई मैं निकाल दूंगा 30%, आप 20% दे दो और 1 साल के बाद डिमांड है, उससे बीच में निकाल दूंगा। नोएडा के अंदर भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आपको लगते हैं, स्पेशली यमुना एक्सप्रेसवे की अगर बात करें, क्योंकि सर आज मैं पहले की बात करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे पे जब हम लोग 17, 18, 19 में जब गौर आया था, उस टाइम पे इन्वेस्टर्स बहुत थे। अमूमन जब हम बात करते थे कि अब 5-7 साल रखना है, इसका मतलब ये है कि उनके पास 100% पेमेंट देने के लिए भी था। आज लाख रुपए में जो 1.25 लाख रुपए में एंटर कर रहा है,
क्या वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है कि 30% देता हूँ उसके बाद निकाल दूंगा? एग्जैक्टली जो आपने बात बोली ना कि मार्केट में ट्रेडर्स बहुत हैं। प्रॉपर्टी का जो पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बूम करने का जो रीज़न है, वो सबसे मेन रीज़न यही है कि इस टाइम पर ट्रेडर मार्केट में घुसा हुआ है। और उसको देख के थोड़ा सा जो एक्चुअल कस्टमर है, जो उसके माइंड में थोड़ा सा एक फोमो क्रिएट होता है कि आज की डेट में अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो फ्यूचर में मैं शायद खरीद भी ना पाऊँ। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने बात करी थी कि जो एरियाज़ इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, उनको बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करना मुश्किल है, खासकर एप्रिसिएशन के मामले में। और यमुना एक्सप्रेसवे स्पेशली हम पास्ट 4-5 साल से लोगों को मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, वो एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसको आप उस तरीके से बूम करता हुआ नहीं देखेंगे जो आप नोएडा को देखेंगे। दोनों में लोग थोड़ा सा लोग यमुना एक्सप्रेसवे को भी नोएडा के अंदर ही काउंट करते हैं। अगर आप मास्टर प्लान देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे का, वो टोटली मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर मोबाइल कंपनीज और बाबा रामदेव का एक इंडस्ट्रियल हब, वो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी यमुना एक्सप्रेस, हाँ यमुना सेमीकंडक्टर का बहुत बिल्कुल बड़ा हब आ रहा है। तो उस तरीके के अंदर वो उस क्वालिटी जॉब्स की वो नहीं आती जैसे कि हम बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट जॉब्स होगी, आईटी जॉब्स होगी, वो आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी तो हाल फिलहाल के अंदर जो मास्टर प्लान है उसके अंदर कहीं दिखती नहीं है। तो अगर उसके अंदर जिस तरीके से अगर आप इंडस्ट्री आ रही हैं, तो बहुत लंबे समय तक उसके अंदर रेट आप एयरपोर्ट के नाम से बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं सिर्फ जेवर एयरपोर्ट से आप रिलायबल नहीं हो सकते। बिल्कुल, आप एयरपोर्ट के नाम से कार्गो कंपनीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आएंगी, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं होंगी। जैसे आप गुड़गांव का भी एग्जांपल लें, तो गुड़गांव केवल एयरपोर्ट से बूम नहीं किया है। लोग जैसे कहते हैं एयरपोर्ट आने से वहाँ पर जब तक आईटी जॉब्स नहीं आई, जब तक वहाँ पर गूगल और बड़ी बड़ी कंपनीज के कैंपस नहीं हुए, तब तक वहाँ प्रॉपर्टी बूम नहीं हुई। एयरपोर्ट तो बहुत पहले से है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर तो प्रॉपर्टी बूम नहीं हुई दिल्ली में उसके आसपास एयरपोर्ट के। गुड़गांव के अंदर जब कॉर्पोरेट जॉब्स आई, तब उसको एयरपोर्ट से हेल्प मिली। मारुति की जो प्लांट था वो आया, एयरपोर्ट आया, आईटी हब था, बिल्कुल, तो ये 3 चीज़ों से हुआ। हाँ, जब तक आईटी जॉब्स नहीं होंगी, कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं होंगी, तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। और आईटी जॉब्स आपकी नोएडा एक्सप्रेसवे पर हैं। आप ग्रेटर नोएडा का भी देखेंगे, ग्रेटर नोएडा के अंदर भी ना कोई बहुत ज़्यादा आपको आईटी जॉब्स मिलेंगी, ना यमुना एक्सप्रेसवे पे मिलेंगी। वो चीज़ हमें नोएडा में देखने को मिलती है। इसलिए एयरपोर्ट का जो बेनिफिट मिलेगा ना लॉन्ग रन में, आपको नोएडा के अंदर ही मिलेगा उसका बेनिफिट, क्योंकि कंपनीज हैं यहाँ पर। आप माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस आ रहा है, TCS का 100 एकड़ का कैंपस आ रहा है, और डे बाई डे वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अथॉरिटी फोकस कर रही है इस टाइम पर आईटी के ऊपर, क्योंकि जितनी आईटी जॉब्स होंगी उतनी ही यहाँ पर लार्ज स्केल में आपको प्रॉपर्टी, खासकर लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च होती दिखेगी। सर ये ना हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि आईटी जो आप बात कर रहे हैं, ये भी मैं बोलता हूँ, मेंशन करता हूँ, क्योंकि डिमांड सप्लाई बहुत ज़रूरी है। और एक सेक्टर या एक प्रोजेक्ट तभी बसेगा, तभी उसका प्राइस बढ़ेगा जब एंड यूज़र आएगा। एग्जैक्टली, ट्रेडर से प्राइस नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल, वो वही हाल हो जाएगा जैसे अब द्वारका एक्सप्रेस पे हाँ बिल्कुल देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ है। नोएडा में जैसे स्टक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा थी, आज भी लोगों को वो फियर है कि यार नया लॉन्च लेंगे शायद अटक तो नहीं जाएगा। बिल्कुल, आज के डेट में जिनका पास्ट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, उनके माइंड में यही चीज़ चलती है। बट पहले वाला डरने वाली बात तो है नहीं, बिकॉज मैंने बताया जिस तरीके से अब अथॉरिटी ने पेमेंट प्लान चेंज किया है, तो बिल्डर अब लैंड तो पूरा 100% पेमेंट करके परचेज़ कर रहे हैं। तो जब बिल्डर अपने पॉकेट से 90% 80% पेमेंट दे रहे हैं लैंड के एवज में, तो पॉसिबल नहीं है कि बिल्डर छोड़ के चला जाए प्रोजेक्ट। पहले तो क्या होता था, बिल्डर ने 10 या 20% पेमेंट दी, 1-2 इंस्टॉलमेंट और दे दी, और पैरेलली 3 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, सारे प्रोजेक्ट 90% प्रोजेक्ट बेच दिया और चले गए। उससे ज़्यादा उसके पास कॉर्पस इकट्ठा होगा जितना उसने दिया नहीं है, तो दिवालिया होने में ज़्यादा फायदा था। सर रेरा भी तो आ गया, अब एस्क्रो अकाउंट है, रेरा भी आ गया, मैनेजेबल बट है। हाँ, बट लेकिन रेरा के अलावा भी मतलब मेजर जो रोल है वो लैंड प्राइस का। रेरा तो खैर पहले भी था, बट लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि बिल्डर ने बहुत थोड़ा स्लो डाउन कर दिया प्रॉपर्टी में। लेकिन जब से अथॉरिटी की ये पेमेंट प्लान आया, तब से बेनिफिट ज़्यादा मिला है, क्योंकि जब बिल्डर अपनी जेब से पैसा खर्चता है, तो बिल्डर को भी आइडिया है कि जब तक मैं 100% प्रोजेक्ट सेल करके और बना नहीं दूंगा, तब तक मैं बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि दिल्ली के इन्वेस्टर्स इसलिए नहीं आते थे कि यार जेपी, आम्रपाली, सुपरटेक, बहुत बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े नाम थे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इन्हीं में से इतना बड़ा लैंड पार्सल था। जैसे गुड़गांव आज डोमिनेट कर रहा है, डीएलएफ की बात कर रहा हूँ, डीएलएफ डोमिनेट करता है आज गुड़गांव को, वैसे ही इनमें से भी एक कर सकता था, वो डीएलएफ बन सकता था। बट एज यू सेड कि इंटेंशन उस तरीके की नहीं थी, तभी आज वो चीज़ें नहीं कर पाए। बट आज 5 साल 6 साल जो मार्केट थी सर, वो उस 5 साल में ये डेवलपर्स कहाँ के कहाँ जा सकते थे, आज लग्जरी भी लेके आ सकते थे। तो हर एक छोटा डेवलपर बड़ा बना, इस मार्केट के हिसाब से उसने एडवांटेज लिया, वैसे मिल सकता था। बट व्हाट डू यू थिंक सर, इंटेंट क्यों नहीं थी? देखिए, हमें ये लगता है कि जो तेज़ी को देख के मार्केट के अंदर एंटर होता है ना, वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाता अगर उसका बिजनेस कुछ और है। जैसे अगर आप डीएलएफ का आपने एग्जांपल दिया, डीएलएफ स्टार्टिंग से इस इंडस्ट्री के अंदर है, इसी बिजनेस के अंदर है। बहुत उसने बुरा टाइम भी देखा, बहुत अच्छा टाइम भी देखा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग से है। जो कंपनीज़ हो गई या जिस तरीके से बड़े बड़े आपने नाम सुने हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे गोदरेज हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर था,
जैसे ही मार्केट में तेज़ी देखी, रियल एस्टेट के अंदर भी आ गया। अदानी देख लीजिए आप, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इंडस्ट्री को देखते हैं कि बहुत बूम कर रही है प्रॉपर्टी। गोदरेज इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज मैंने बताया ना कि बहुत लंबा विजन नहीं है। अगर जब तक आप कस्टमर को आप लंबे समय तक माइंड में लेके नहीं चलेंगे, तब तक आप ट्रेडर के बेस पे आप कितना लंबा चलेंगे, फंड्स के बेस पे आप कितना लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा भी है, हमने पास्ट में कितने बड़े बड़े नाम देखे दिवालिया होते हुए। जेपी आज की डेट में आप देखते हैं जेपी का क्या हाल है, और पास्ट में जेपी का एक ऐसा टाइम था, आपने भी देखा होगा कि लोग चेक देते थे, पीछे मुझे पीछे जेपी भागते अमन थे। अमन का याद है। हाँ, लोग गाड़ियों में चेक फेंकते थे कि हमें मतलब फ्लैट दिलवा दो उसके अंदर, मतलब उसके अंदर ऐसे ऐसी हालत होती थी कि फ्लैट नहीं मिलते थे। और आज देखो जेपी को पूछता नहीं, सब दिवालिया हो गया जेपी, क्योंकि आपने कस्टमर के बात आपने सोचा नहीं, आप केवल डिपेंडेंट रहे केवल इन्वेस्टर के ऊपर, ट्रेडर के ऊपर। तो जब तक आप कस्टमर के नहीं सोचेंगे, एक एंड यूज़र को माइंड में रख के नहीं सोचेंगे, एक लंबा विजन नहीं लेंगे कि मेरे को अपना नाम बनाना है इस इंडस्ट्री के अंदर, तब तक आप लंबे समय तक सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे। सबसे बुरी चीज़ पता क्या थी कि 90% एज पर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लेके आपने उस स्ट्रक्चर को रोक दिया, उसके बाद नहीं बनाया। बिल्कुल। अब जिसका 90% पेमेंट चली गई है सर, वो EMI भर रहा है, बिल्कुल। वो रेंट भी भर रहा है। आई नो मेनी इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स की बात करते हैं जो आज भी पेन में है ये चीज़। बट MBCC आया, टेक ओवर करी कई चीज़ें। आम्रपाली की बात करते हैं, MBCC आया। तो सर MBCC के जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, आज मार्केट रेट से कम है, नोइंग द फैक्ट कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वैसे नहीं है। बिल्कुल। बट आप सजेस्ट करते हो जिसका लो टिकट साइज बजट कम है तो उसको खरीदना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल आपको इस बात से एग्री करता हूँ कि आज की डेट में बहुत से ऐसे कंज्यूमर हैं जिनका टिकट साइज़ बहुत कम है, और उनके एक माइंड में होता है कि यार हम प्रॉपर्टी कहाँ परचेज़ करें, तो वो लोग डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। बट उनको एक ये माइंड में रखना, ये चीज़ लेके चलनी पड़ेगी कि इसके अंदर लोन नहीं होता, रजिस्ट्री भी नहीं होती है। ये इशूज़ तो दूसरे बिल्डर्स के साथ भी थे, जब NBCC बनाया लोन भी नहीं होता और रजिस्ट्री भी नहीं होती। हाँ, तो ये चीज़ आपको माइंड में लेकर चलनी पड़ेगी कि आपको सेल्फ फंडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके माइंड में ये है कि मेरे को सेल्फ यूज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। डे बाय डे आपको थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी मिलेगा, बट उस लेवल का नहीं मिलेगा जो लोनेबल प्रॉपर्टी होंगी या बहुत अच्छी मेंटेन प्रॉपर्टी होंगी। इसके अंदर आपको एवरेज क्वालिटी मिलेगी, एक आप डिसेंट प्राइस के अंदर, एक आपका जो लो बजट है उसके अंदर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, अपने रहने के लिए देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने NBCC की प्रॉपर्टी 6,000 रुपये में खरीदी और आप सोच रहे हैं कि आप 15,000 में बेचेंगे, वो चीज़ नहीं होगी। आपका ये है कि एक तरह से आपका EMI का पैसा वो सब निकलता रहेगा। सर जिसका बजट ही कम है वो सेल्फ फंडिंग कैसे कर देगा? फिर तो या तो इन्वेस्टर्स घुसेंगे इसके अंदर। नहीं, इन्वेस्टर तो खैर पॉसिबल नहीं है इस प्रोजेक्ट में अंदर। इन्वेस्टर का तो आप कोई बचा ही नहीं ऑप्शन, बिकॉज प्रोजेक्ट तो आपको पता है सब स्टॉक प्रोजेक्ट के अंदर NBCC पैसा लगा रहा है। वो तो एक तरह से उनका पर्पज़ है कि जिन लोगों का पैसा लगा हुआ वो तो किसी तरीके से उनको फ्लैट मिल जाए। कौन खरीद रहा है सेल्फ फंडिंग? इस टाइम पर सेल्फ फंडिंग में जिन लोगों का पास पैसा है, किसी से उधार ले लिया या थोड़ा बहुत पर्सनल लोन ले लिया, पुरानी प्रॉपर्टी बेच दी। हाँ, या कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच दी, उस तरीके जिनका जैसे सपोज दिल्ली के अंदर घर है, 50-60 लाख का घर बेच दिया, यहाँ पर NBCC के अंदर फ्लैट ले लिया, उस तरीके से लोग ले रहे हैं। बिकॉज इसके अंदर तो मैंने आपको बताया रजिस्ट्री होती नहीं है, तो एक लोगों के माइंड में ये भी चीज़ रहती है कि रजिस्ट्री नहीं है तो बाद में कोई इशू तो नहीं होगा। बट इन सब प्रॉपर्टीज़ में अब ऐसा इशू नहीं है कि स्टक हो जाएंगे, आपको दिक्कत रजिस्ट्री से याद आया, सेक्टर 150 की बात करेंगे, अभी होल्ड करते हैं इसको। एक सवाल सर मेरा वो ये है कि आज एक नोएडा में एक अच्छे बिल्डर की पहचान अगर एक बायर करना चाहे कि मैं इस प्रॉपर्टी लेनी चाहिए इस बिल्डर की, तो क्या क्या चीज़ें उसको कंसिडर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? आज की डेट में अगर मैं बात करूं बिल्डर, तो सबसे पहले तो बिल्डर के पास्ट रिकॉर्ड देखने चाहिए। और बिल्डर भी क्या है कि टेम्परेरी फेस के लिए होते हैं। आज की डेट में जिस तरीके से इंडस्ट्री बूम हो रही है, कुछ बिल्डर हैं 3-4 साल के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जैसे मार्केट डाउन हो गया तो उनकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही हो जाती है उस हिसाब से। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे नोएडा का पास्ट का वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर होता था ATS। अभी हमने उसका हाल देखा कि अब पिछले काफ़ी सालों से जस्ट सेम वो भी उसी स्टाइल में काम किया जैसे बाकी बिल्डर्स ने किया, इकट्ठे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, तो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाया जिस तरीके से होना चाहिए एक्चुअल में। क्वालिटी तो अच्छी थी प्रोजेक्ट्स में, बट उस तरीके से बिल्ट ही नहीं कर पाया। पर पास एक्सपीरियंस उसका भी अच्छा था। मैं मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी फेस ऐसा होता है कि कुछ बिल्डर टेम्परेरी टाइम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट लेकिन बहुत लंबे समय तक वो इसलिए सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि वो जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है उस तरीके से वो काम नहीं करते। वो केवल अपने बेनिफिट के चक्कर में जिस तरीके से काम करेंगे तो फिर वो लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी है कि कौन बिल्डर किस तरीके से कैसा काम कर रहा है। इनकी कंपनी अलग हुई थी, आई थिंक होमक्राफ्ट आया था। हाँ, होमक्राफ्ट मर्ज हो गया था, वो HDFC कैपिटल है, HDFC का जो इनके साथ में मर्जर हुआ था, जिससे थोड़ा सा फंड्स का इनको बेनिफिट मिल गया था। तो जो प्रोजेक्ट्स HDFC के साथ मर्जर में है वो प्रोजेक्ट तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहे हैं उसके अंदर अभी भी प्रोजेक्ट बहुत ही
स्लो डाउन है, बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं और वो क्वालिटी वो नहीं आ पा रही। सर इसके अलावा एक तो आपने पास एक्सपीरियंस बता दिया, और क्या क्या देखना चाहिए? देखिए लैंड तो आपको देखना है कि लैंड तो आजकल 100% पेमेंट है, तभी आपने तभी ले सकते हैं हाँ। आप, बिल्कुल। और अगर आप इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जैसे आप देखते हैं सॉफ्ट लॉन्च है, प्री लॉन्च है, तो एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके लिए, क्योंकि उस टाइम पर आप एक एक्स अमाउंट ऑफ चेक आप दे देते हैं और उसके अंदर जब आप पैसा देते हैं तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता है जी। कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या एमिनिटीज़ होंगी, क्या चीज़ें बिल्डर ऑफर कर रहा है। बस आप एक बिल्डर के प्रोफाइल के ऊपर आप चेक दे देते हैं। तो उस टाइम पर आप मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा, जिन लोगों का बजट कम है या जिन लोगों का थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तो वो लोग प्री लॉन्च में या सॉफ्ट लॉन्च में इन्वेस्टमेंट ना करें। वो केवल जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए उसके बाद ही प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो। और सबसे मेजर चीज़ है जो आज की डेट में जो लोग एंटर हो रहे हैं, वो इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि हमें 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर एग्जिट मारना है और इससे बेनिफिट लेना है। कम से कम आप मान के चलिए कि 3 साल या 5 साल का तो कम से कम होराइजन लेके चले आप। सर मुझे लग रहा है कि ट्रेंड बन चुका है। ट्रेंड ये है कि बिल्डर आज के टाइम पे ये देखता है, मैं लॉन्च तब करूंगा, मैं देखूंगा पहले कितनी यूआई उठ गई। उस यूआई से वो देखता है यार ये मेरे रेट की एक्सेप्टेंस हो गई, अब मैं रेट ये रखूंगा। नई यूआई कम आई तो रेट कम आता है। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100% बात सच है। अगर बिल्डर ने सोचा है कि अगर मेरे को इनिशियल लेवल पे 100 फ्लैट निकालने हैं, इस रेट में निकालने हैं, और अगर वो रेट एक्सेप्ट नहीं हुआ और मार्केट 100 फ्लैट पे 1000 यूनिट्स, 1000 यूआई आ गए, हाँ, तो फिर देख लिया बिल्डर, तो फिर हो सकता है उससे ऊपर ही लॉन्च करे, ऊपर लॉन्च कुछ उसके अंदर और एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ और इस तरीके से लगा दे पेमेंट के अंदर, जो प्रोजेक्ट आपको बहुत महंगा पड़ेगा इस इनिशियल लेवल पे भी। सर फोमो बहुत ज़्यादा था गुड़गांव में, वो हवा यहाँ आई है नोएडा के अंदर? डेफिनेटली आई है। अब जैसे जैसे मार्केट बूम कर रहा है, तो जो लोग इनिशियल लेवल पे गुड़गांव के अंदर एंटर नहीं हो पाए, उनको लगता है कि अब नोएडा के अंदर सही टाइम है, नोएडा के अंदर प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी पैसा बढ़ेगा। तो ये तो अभी आपने पास्ट के अंदर डीएलएफ के एक स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी बोला है कि इस टाइम पर जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अंदर पैसा बनाने की सोचते हैं, वो मार्केट से दूर रहें, क्योंकि ये अब वो टाइम नहीं रहा जो पहले का, जो कोविड के बाद का टाइम था कि एकदम आपकी प्रॉपर्टी मल्टीफोल्ड हो गई विद इन 6 मंथ, विद इन अ ईयर। अब वो टाइम नहीं रहा। अब केवल वही लोग मार्केट में एंटर रहें जो इनका होराइजन थोड़ा सा लंबा है। एक्चुअल में जिस तरीके से प्रॉपर्टी आपको अप्रिशिएट करती है, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, वही लोग एंटर हों। एक जुए की तरह प्रॉपर्टी को ना लें कि आपने आज प्री लॉन्च के अंदर पैसा लगाया और 3 महीने के बाद मार्केट से एग्जिट हो गए। वो चीज़ें सर पॉसिबल समय तो देना पड़ेगा। डेफिनेटली। हम शेयर मार्केट भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या एफडी भी करते हैं, हम मेच्योरिटी तक तो वेट करते हैं कि मुझे एप्रिसिएशन तब मिलेगा। बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें रियल एस्टेट में वो चीज़ें मिल जाएंगी? बिल्कुल। तो बहुत पेन है, बहुत गुड़गांव में देखा है। एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट एवरीवन कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि वही चीज़ होने वाली, अगली डिमांड आ जाएगी, आपके पास होगा नहीं और ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। तो ये प्रॉब्लम लोगों को दिखी है। अगला सवाल सर, ट्रांसफ़र का सबसे बड़ा चैलेंज है, नोएडा में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, क्या रीज़न है? देखिए नोएडा के अंदर एक तो आपको आइडिया है कि नोएडा के अंदर लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी कुछ कंट्रोल बिल्डर के हाथ में भी रहता है। जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो जाते तब तक बिल्डर के कंट्रोल में रहता है, जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाते हैं उसके बाद अथॉरिटी कंट्रोल में। तो आज की डेट में जब बिल्डर को पता है मुझे मार्केट से ऊपर करके चीज़ें बेचनी है प्रॉपर्टी, तो मुझे ट्रांसफ़र रोकने पड़ेंगे। इनिशियल लेवल पे जो इन्वेस्टर या ट्रेडर एंटर हुए हैं, वो अगर मार्केट में सस्ते रेट में अगर प्रॉपर्टी रीसेल करेंगे तो फिर उसका आगे माल नहीं बिकेगा। बिल्कुल डेफिनेटली नहीं बिक पाएगा। बिल्डर को एक थोड़ा सा मार्केट में एक दिखाना है, प्रॉपर्टी बढ़ा चढ़ा के रेट दिखाने हैं, तो जब तक बिल्डर ट्रांसफ़र अगर खोल देगा तो वो प्रॉपर्टी उस रेट में बिक ही नहीं पाएगी। तो तभी मैंने आपको बोला कि आप एज ए इन्वेस्टर भी एंटर हो रहे हैं मार्केट में, तो उसको 3 से 4 साल का टाइम लेके चलिए जब तक बिल्डर अपनी 100% प्रॉपर्टी नहीं बेच पाता। मतलब मोरलेस सुपर स्ट्रक्चर तो कम से कम वेट करे, उतना फंड्स तो रखना चाहिए। मतलब वो तो आप देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने सेक्टर 150 के अंदर देखा होगा एस पार्कवे, वो तो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो गई, लेकिन अभी क्या है कि उसके अंदर रजिस्ट्री नहीं है, तो अभी बिल्डर के कंट्रोल में है, तो बिल्डर ने उसके अंदर अभी भी ट्रांसफ़र नहीं खोले। अब एक एज ए इन्वेस्टर अगर मैं बात करूँ तो एक इन्वेस्टर का हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी कभी भी बेच पाए। अब यहाँ पर तो आप रेडी टू मूव होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि बिल्डर ने अपने हाथ में चीज़ें ले रखी हैं। आएंगे सेक्टर 150 पे भी आएंगे। सर पोस्ट पोजेशन आपने एक वीडियो में मेंशन करा था, आपने एक लिफ्ट का बताया था, साथ ही में आपने बेसमेंट का भी एक जिक्र करा था कि बारिश के टाइम पे पानी भर गया था। वो एक्चुअल में क्या थी, स्टोरी क्या थी वो? नॉर्मली जैसे हमने कई लोगों को इन्वेस्टर्स को बताते हैं, हम सेल्फ यूज़र जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बताते हैं कि कभी भी आपको किसी प्रोजेक्ट को जानना है नोएडा के अंदर, तो सबसे पहले आप उसकी बेसमेंट 2 की पार्किंग और लिफ्ट, ये 2 चीज़ें देखो। अगर ये इनिशियल लेवल पे आपको 2 चीज़ें अच्छी मिलें
तो आप एज ए सेल्फ यूज़ आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि सबसे मेजर इशू है बेसमेंट 2 पार्किंग का। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं नोएडा के अंदर जिसके अंदर बारिश के टाइम पे बेसमेंट 2 पार्किंग पूरा भर जाती है, लोगों की गाड़ी डूब जाती है पूरे पानी के अंदर। तो ये सब दिक्कतें बाद कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से नहीं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ड्रेनेज सिस्टम के चक्कर में, मतलब उनको प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, उस चक्कर में पानी आपका बाहर फ्लो नहीं कर पाते हैं और फिर पूरे पानी में जो है बेसमेंट 2 डूब जाता है। और जिन लोगों की बेसमेंट 2 के अंदर पार्किंग होती है उनको ये सब दिक्कतें आती तो नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो सर फिर आगे तो प्रॉब्लम होनी हैं। नींव नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सेक्टर 137 है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी, वो गड्ढे में अंदर प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब ज़मीन से भी वो 6 फुट नीचे है। अच्छा। और फिर उसके अंदर बेसमेंट 1-2 पार्किंग है, सोचो कितने नीचे लेवल हुआ। तो उनको पानी बाहर निकालने के लिए भी पूरा पंप वगैरह मोटर वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं, तब तक वो बेसमेंट 2 से पार्किंग निकलते ही नहीं है। अच्छा। तो अब बिल्डर उसके अंदर है नहीं, बिल्डर दिवालिया हो गया है, लोग सफ़र कर रहे हैं उसके अंदर, तो कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है इस चीज़ क्वालिटी के ऊपर। जब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं तब कोई क्वालिटी पर फोकस नहीं करता। तो ये सब दिक्कतें लोगों को बाद में रियलाइज़ होती हैं। फिर आप देखते हैं प्रॉपर्टी के रेट तो बहुत हैं, लेकिन जब आपने प्रॉपर्टी एज ए सेल्फ यूज़ कर रहे हैं तब फिर रेट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। जब आप ये सब चीज़ें फेस करते हैं कि लिफ्ट ख़राब हो गई और सिक्योरिटी इशू हो गए, बेसमेंट 2 के अंदर पानी भर गया, फिर बड़ी दिक्कतें आती हैं सर। सो 2018 में मैंने पहली प्रॉपर्टी बाई करी थी, परचेज़ करी थी। तो जब आपका और मेरा सेम सिनेरियो, हम एक ही कश्ती पे सवार हैं, मेरे को भी नहीं पता था क्योंकि नया नया रियल एस्टेट शुरू करा था कि यार ये भी चार्जेस होते हैं। जब मैं किसी से मिला, मेरा फ्रेंड था जो रियल एस्टेट में काम करता था, तो उसने कहा भाई ये प्रॉपर्टी है, ऐसे ऐसे है, प्राइजेस दिखाया, जो मेन्यू कार्ड होता है उसके हिसाब से यूनिट वगैरह सब चीज़ें सेलेक्ट कर ली, बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी साइन कर लिया, सारी चीज़ें करने के बाद पोस्ट पोजेशन भी बहुत हिडन चार्जेस होते हैं। तो मेरे लिए हर टाइम पे एक नई चीज़ थी यार, अब ये पे करना पड़ेगा। तो क्या आज भी कस्टमर्स के साथ ये इश्यूज हैं? हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि आज की डेट में बिल्डर बहुत ही इस चीज़ को बड़ी स्मार्टली प्ले करते हैं। मतलब उनको पता है कि कस्टमर केवल एक बेसिक सेल प्राइस देखता है। सर इस ट्रैप में मैं नहीं निकल पाया, मैं फंस गया। क्योंकि आज की डेट में बिल्डर को भी पता है कि कस्टमर केवल बेसिक सेल प्राइस देखता है, तो एक बहुत ही एक मिनिमम अमाउंट निकालते हैं। पहले कुछ और चार्जेस होते थे, अब आज की डेट में कुछ और ऐड ऑन कर दिए उन्होंने। इस तरीके से चार्जेस ऐड करते हैं कि कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर के लिए पहचानना बड़ा मुश्किल है। आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम जैसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है, इसके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस हैं और बिल्डर ने और क्या चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। तो जब तक आप पूरे कंप्लीट रेट कार्ड के अंदर सारी ऑल इंक्लूसिव रेट नहीं देख लेते, तब तक आप डिसाइड मत कीजिए कि मैंने इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी की कीमत 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो, लेकिन जब आप उसको पॉकेट से ऐसे जब पैसा जाए तो 12,000 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़े। वो चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ होगी, क्योंकि आप तो सोच के बैठेंगे 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में पड़ रही है। ये चीज़ें लोगों को बहुत बाद में दिक्कत फेस करनी पड़ती है। जैसे आपने बताया, आपको ये सब चीज़ें बाद में फेस करनी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, क्योंकि एक नॉर्मली जो एंड क्लास, जो एक कंज्यूमर क्लास, जो नॉर्मली मिडिल क्लास होती है, वो हमेशा माइंड में देख के चलती है कि हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है। वो तो एक फिक्स अमाउंट देखती है कि अगर जेब से 1 करोड़ रुपये जाना तो 1 करोड़ का ही इंतजाम करके रखते हैं। लेकिन जब बिल्डर वो 1 करोड़ को जब वो 1.25 करोड़ पहुँचा देता है ना, तब उनको ये चीज़ बाद में दिक्कत होती है कि यार ये 25 लाख रुपये कहाँ से आएंगे। और अच्छी बात पता क्या है, पुरानी और नहीं बताता हूँ, पहले कस्टमर को कुछ पता नहीं होता था, जो ब्रोकर भाई ने बता दिया वही हो गया। हाँ। आज बेस्ट पार्ट क्या है कि कस्टमर होमवर्क करके आता है, हमसे ज़्यादा कस्टमर को पता होता है। ये अच्छी बात है सर। तो सारी चीज़ें, कॉस्ट वगैरह सब चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि ज्ञान आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, या आज के टाइम पे हर तरीके की ऑनलाइन इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि घर बैठे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। स्पेशली यूट्यूबर लाइक अस, हम सर इतनी अनबायस अनफिल्टर्ड होके एक चीज़ें बता देते हैं। बिल्कुल। अभी एक इंसिडेंट है, ऑफ द कैमरा बताऊंगा आपको। एक हमें तो कॉल्स भी आती हैं सर, बट दिस इज़ अ टाइम आई थिंक वी नीड टू एजुकेट पीपल। लोगों को एजुकेट करना चाहिए। सबकी हार्ड एंड मनी है सर, मैं ये नहीं कहता, अपना जो हक का पैसा है वो आप लो, बिल्कुल। बट जो देखो मेहनत कर रहे हो सर, आप हक का पैसा लो, बिल्कुल, बट प्रॉपर्टी वही दो जो आप खरीद सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात फैक्ट है कि जब तक आप प्रॉपर्टी अपने बजट के अकॉर्डिंगली नहीं खरीदेंगे, तब तक वो चीज़ें बाद में दिक्कत आएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गोदरेज का ही प्रोजेक्ट था सेक्टर 146 के अंदर, अभी 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ था। लोगों ने लाइन लग के वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, और सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा उसका ऐड हुआ था कि किस तरीके से प्रॉपर्टी सेल हो रही है, एक सिंगल यूनिट नहीं है उसके अंदर। और आज की डेट में आप देखिए उसके अंदर ऐसे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 500 रुपये नीचे भी प्रॉपर्टी देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो फंड्स ही नहीं है। वो उन्होंने सोचा था हम केवल 30% पेमेंट के ऊपर और इसके अंदर जुआ खेलते हैं। सर एस्ट्रोकैट में देख लीजिए आप। हाँ बिल्कुल, सेम है, वो भी सेम एग्जांपल है। आप सेक्टर 89 वाला देख लीजिए, सेम है।
आप द्वारका एक्सप्रेस पे बहुत कितने देख मल्टीपल लीजिए। प्रॉपर्टीज हैं। आप 37D देख लीजिए, आप सिग्नेचर ग्लोबल देख लो सर। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट मैं कितने बैठूंगा तो मेरे को लाइन लग जाएगी। लाइन लग जाएगी सर। बिल्कुल। जहाँ पे लोग कहते हैं, मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ही कस्टमर्स हैं, हाँ। लोगों ने बेचा हुआ है, मेरे पास आ रहे हैं, हाँ, वीडियो के थ्रू आ रहे हैं कि यार हमारा रीसेल कराओ, सेम पे करा दो। बट मैं अगर इन डेप्थ जानने की कोशिश करता हूँ, वही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एग्जैक्टली। वहाँ प्रॉब्लम और हम तो लोगों को यही बोलते हैं कि आप इस तरीके से गलत चीज़ के अंदर एंटर हुए क्यों, आपको किसने इनकरेज किया इसके अंदर, आप इसके अंदर एंटर हुए। और फिर जब वो हमसे ये बोलते हैं कि आप हमारी ये प्रॉपर्टी सेल करा दीजिए, हम आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मैं उनको ये एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब मैंने आपसे इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को नहीं बोला, तो मैं किसी भी थर्ड पर्सन को क्यों बोलूँगा कि आप ये प्रॉपर्टी आप खरीदीजिए। सर सिर्फ ब्रोकर एक रीज़न नहीं है, ये जो कलीग्स हैं इनके, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, ये ले लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अरे भाई उसके पास अगले पैसा होगा देने के लिए, आपके पास नहीं है, तो आप वो प्रॉपर्टी देखो जहाँ पे आपको थोड़ा सा समय मिले, या आप मत करो ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं है उस ब्रोकर पे और वो निकाल नहीं पा रहा। आपने ये बहुत सही बात बोली। मतलब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर देखा है कि लोग ब्रोकर से ज़्यादा ना अपने कुलीग्स के साथ चक्कर में बेवकूफ़ बनते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपने किसी अपने फ्रेंड्स को बोला कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसको ये लगता है कि चलो इसने अपना होमवर्क कर रखा है, अपना रिसर्च कर रखी है, तो मैं भी ले लेता हूँ। तो वो अपनी तरफ से कोई रिसर्च नहीं करता, वो सोचता आपके बिहाफ पे खरीद लेता है कि आपने खरीदा तो मैं भी खरीद लेता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द लोग इस चक्कर में भी इसके अंदर धोखा खाते हैं कि किसी ने, रिश्तेदार ने ले लिया, मेरे फ्रेंड्स ने ले लिया, तो मैं भी ले लेता हूँ, कोई प्रोजेक्ट ठीक ही होगा। तो इस चक्कर में बहुत लोग धोखा खाते हैं। सौरभ भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। पहले कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर या कहीं पे भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं दिखती थी। आज हर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इतना एक्टिव हो गया, हर कोई देखता है उस पर, यूट्यूब इतना एक्टिव हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है एक बूम रियल एस्टेट का सर। नहीं, हाँ, ये मार्केटिंग भी हो रही है सोशल मीडिया पे और अवेयरनेस भी हो रही है। अब वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को आप किस तरीके से यूज़ करते हो। आप उसको एज ए मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हो, या आपको अपना भी एक होमवर्क करना चाहिए, पड़ेगा, अपनी भी रिसर्च करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लग्जरी के नाम पे, जैसे अब मैंने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ सर ये चीज़, मैंने अभी 2 साल पहले M3M की एक प्रॉपर्टी ली थी, गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। सर लग्जरी के नाम पे ना आज 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये पर स्क्वायर फीट की जो मेंटेनेंस का पेन है, क्यों? RW बना नहीं है, अभी होल्ड बिल्डर के पास ही है, और उसके बाद जो मनचाहा पैसा वो ले रहे हैं। अब जिसने खरीदा है वो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे उस ब्रोकर भाई ने बोला कि 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये रहेगी, या मैक्सिमम 3 रुपये। तो डोमिनेट करके जो भी मेंटेनेंस मांगना चाह रहा है वो उनको पे करना पड़ रहा है। पेन किस चीज़ का है? EMI भी दे रहा है और मेंटेनेंस भी दे रहा है। तो अभी जैसे आपने मेंटेनेंस की बात करी, लोग मेंटेनेंस के मामले में ना बिल्डर को बहुत गालियाँ देते हैं कि बिल्डर जो है हमसे एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा है, उतनी क्वालिटी नहीं है। तो इन सब को देखते हुए ना सोसाइटीज़ के अंदर ही बहुत से लोग आगे आते हैं कि ये बिल्डर हैं, इस तरीके से आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, हम RW बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए नोएडा अभी रिसेंट वीडियो देखी थी आपने गोल्फ स्टेट की, M3M की, मैंने नहीं देखी। बहुत हंगामा हुआ है वहाँ पे, लोग बाहर आए हैं, लोगों ने काफ़ी चीज़ें बोली तो थी। इसके अंदर जो बहुत से लोग हैं इसको भी एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वो लोगों को बोलते हैं कि हम एक RW बनाएंगे और हम इसके अंदर कम से कम इसके अंदर आपका मेंटेनेंस चार्ज लेंगे और सेम चीज़ क्वालिटी होगी इसके अंदर। उसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ करके इलेक्शन होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, और जो लोग आगे आते हैं बाद में पता चलता है वो बिल्डर से भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, और क्वालिटी भी वो स्टैंडर्ड जो बिल्डर का था ना वो नहीं दे पे कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि केवल बिल्डर ही इसके अंदर ऐसा कर रहा है, जिसके पास पावर है वो उसका मिसयूज़ कर रहा है। मेंटेनेंस तो एक है ही इस इंडस्ट्री का। बिल्डर जो एक सेट कर देता है क्राइटेरिया, जो एक रेट सेट कर देता है ना, तो फिर वो आप मान के चलिए उसके अंदर कोई से नीचे जाता ही नहीं है। जो बाद में RW भी आती है वो भी उससे नीचे नहीं जाती है। बिल्डर अगर 7 रुपये पर स्क्वायर फीट ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि RW आगे तो 4 रुपये लेगी, वो भी 7 रुपये ही लेती है, बस फेस चेंज हो जाता है। सर कुछ माइक्रो मार्केट्स की बात करते हैं। ये तो क्या एंटायर हेलीकॉप्टर व्यू दे दिए एक नोएडा का। अब मैं सबसे पहले आपसे नोएडा एक्सटेंशन के बारे में पूछना चाहूँगा सर। जो 2018-19 में 3,000, 3,500, 4,000 रुपये के रेट पे जो चीज़ें बिकती थी, आज वो मार्केट में 12,000, 13,000, 14,000 रुपये जो लोग एंटर कर रहे हैं। पहला, क्या वो ट्रेडर्स हैं या वो एंड यूज़र्स हैं? दूसरा, क्या आज सेफ़ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, राइट टाइम है? तीसरा, एग्जिट कर पाएंगे नहीं? चौथा, ओवर सप्लाई बहुत है सर, कमर्शियल का, रेजिडेंशियल का, और गौर चौक पे आज भी ट्रैफिक लगता है। इज इट ओवर हाइप्ड, या आपको लगता है कि ये वैल्यू जस्टिफाइड है उस माइक्रो मार्केट में? देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जस्टिफाई तो खुद कस्टमर करता है
क्योंकि जिस तरीके से आप नोएडा एक्सटेंशन को देखते हैं, नोएडा एक्सटेंशन एक अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए ही लॉन्च हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वहाँ पर आप देखेंगे 2000 रुपये 1500 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर भी प्रॉपर्टी मिलती थी। जैसे जैसे बाद में प्रॉपर्टी बनना स्टार्ट हुई, किसानों को भी लगा कि हमें मुआवजा कम मिला है, फिर किसानों ने उसके एवज में धरना प्रदर्शन शुरू किया, फिर अथॉरिटी ने थोड़ा सा उन्हें मुआवजा ज़्यादा दिया, बिल्डर के ऊपर रेट बढ़ाए, उस तरीके से वहाँ पर इनिशियल लेवल पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़े। बट लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं ओवरऑल एनसीआर के अंदर रेट बढ़े तो पैरेलली वहाँ पर भी रेट बढ़ गए। बट लेकिन जो एक्चुअल में जो एरिया डेवलप हुआ है वो अफोर्डेबल सेगमेंट का ही है। अब उसको ज़बरदस्ती आप रेट बढ़ा के लग्जरी सेगमेंट या रेट बढ़ा के, ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्वालिटी वाला एरिया बन जाएगा। आप देखेंगे वहाँ वॉल टू वॉल टच सोसाइटीज़ है, मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं लाइन के अंदर। जैसे हम नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहाँ पर आपको ग्रीन एरिया भी मिलेगा, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी मिलेगा, कुछ वहाँ पर कॉर्पोरेट एरिया भी मिलेगा। बट नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसे एरिया है उसमें कम्प्लीटली उसके अंदर सोसाइटीज़ हैं, लाइन से सोसाइटीज़ हैं या फिर लाइन से मॉल ही मॉल है। तो वो एरिया इतना ज़्यादा डेंस है, एशिया का सबसे डेंस एरिया है वो। तो उस एरिया में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर आप 12,000 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर एंटर करके 15 या 20,000 रुपये के रेट ले सकते हैं। अब बिल्डर का तो देखो काम है, कहीं पर भी बिल्डर को लगता है कि प्रॉपर्टी सेल हो सकती है तो बिल्डर तो वहाँ पर प्रॉपर्टी लॉन्च करके बेचेगा। अब बिल्डर की भी गलती नहीं है सर, वो रेट महंगे लैंड पे बाय कर रहा है। बिल्कुल। और तो कुछ एक चूरन डाल के कि यार लग्जरी बना रहे हैं वो सारी चीज़ें। बिल्कुल। बट मेरे को सर एक सवाल है, बिक कैसे रहा है? बिक तो देखो जब एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी 20,000 रुपये में 25,000 रुपये में लॉन्च हो रही है, कंपैरेटिवली जब इन्वेस्टर है उसको लगता है यहाँ पे 12,000 रुपये में एंटर हो रही है, 8,000 रुपये सस्ता यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ भी बढ़ जाएंगे जब वहाँ बढ़ेंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हर एक किसी एक बॉर्डर लाइन होती है। वो चीज़ें जब तक सपोर्ट नहीं करेंगी, उस रेट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो रेट लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अभी तो आप किसी भी चीज़ में कहीं पर भी रेट में एंटर हो रहे हो, लेकिन जब मार्केट में जब आप एग्जिट करोगे तब ये चीज़ें आपको दिक्कत आएंगी। जब आप देखेंगे दूसरा कस्टमर एंड यूज़र नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें जानिए एंड कस्टमर को, ये सब जो भी रेट है फॉरवर्ड होने एंड कस्टमर को, और एंड जितनी कस्टमर ट्रांजैक्शन होगी उसके बाद बिल्कुल, एट द end एंड customer जाना है। एंड के पास है। तो एंड कस्टमर फिर बाद में सब चीज़ें कंपैरिजन करता है। जब वो उसको पता है मैं महंगे रेट दे रहा हूँ, सबसे मैक्सिमम रेट में प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, फिर वो कंपैरिजन करता है, यार एक्सटेंशन के अंदर ये रेट है, एक्सप्रेसवे पर ये रेट है, इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर हाई डेंसिटी है, यहाँ पर लो डेंसिटी है। तो जब वो चीज़ इसको मिलेगी ही नहीं तो वो चीज़ को क्यों बाय करेगा एज ए एंड कस्टमर। एज ए इन्वेस्टर तो आप कुछ भी चीज़ खरीद लो, किसी भी रेट में खरीद लो, आप तो ये सोचते हो कि भैया मैं एक्स अमाउंट पे खरीद रहा हूँ, कल को 4,000 ऊपर करके बेच ही दूंगा। बट जब तक वो एंड कस्टमर को चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी तब तक वो चीज़ें कैसे बिकेंगी आप। सर डिमांड सप्लाई की हम हर जगह डिमांड Exactly. सप्लाई को अप्लाई करते हैं, बट डिमांड सप्लाई में इतनी इन्वेंट्री है, वो 12,000 13,000 वाला कब एग्जिट करेगा और किस रेट पे एग्जिट करेगा? और उस माइक्रो मार्केट में जो गौर जैसी चीज़ है वो 8 या 9,000 रुपये में बिकती होगी, थोड़ा सा सस्ती बिकती है, सस्ती बिकती है। मैं कह रहा हूँ 6-7 हज़ार रुपये में गौर सिटी बिकता होगा, बट वो दिल्ली से और नज़दीक या नोएडा से और नज़दीक क्यों नहीं लेगा सर? वाई वुड ही बाय 12,000 रुपीज़ या 15? क्योंकि जो 12-13 का खरीद रहा है वो भी तो एप्रिसिएशन देखेगा 16-17 का, तो वो क्यों खरीदेगा? जो नॉलेज पार्क 5 है बिल्कुल जहाँ पे एंड में जाके, बिल्कुल एंड में जाके जहाँ पे ATS है, हमने बेचा सर 2,500 रुपये के रेट पे अजनारा का, आपको याद है नहीं? नॉलेज पार्क 5 पे वो रेट होते थे, बट वहाँ जाने के लिए कोई रेट नहीं है। तो ज़्यादा चहल पहल थी वो कहाँ थी? गौर चौक के आसपास। तो आई वंडर कि ये चीज़ होगी नहीं। सो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीद के रेट बढ़ जाएंगे तब तक लोगों को बाद में दिक्कत आने वाली है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये सब एंड यूज़र जब तक उस रेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आप किसी भी रेट में खरीद लें, बाद में आपको चीज़ें दिक्कत आएंगी। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर तो आप किसी भी रेट में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन जब वो रेट एंड यूज़र को एक्सेप्ट नहीं होते तो फिर वो चीज़ें एग्जिट आप नहीं ले पाएंगे उस प्रॉपर्टी से। अब बात करते हैं कमर्शियल की। तो वहाँ पे लाइन में देखा होगा गौर से लेकर आपको सारे लाइन में बिल्कुल कमर्शियल्स दिखते हैं। बहुत सारे मॉल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आज लीजिंग नहीं है, खाली पड़े हैं। और गौर के अगर 8वें 10वें 11वें फ्लोर पे चले जाओ, वहाँ पे दुकान, ऑफिस को दुकान बोल के बेचा, खाली पड़े हैं सर। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ की जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। मैंने ब्रांड्स को बंद होते हुए देखा है, क्योंकि अफोर्डेबल मार्केट के अंदर आप बड़े ब्रांड्स लेके आओगे तो कहाँ से आपको बाहर मिलेगा? ये तो आपने बात सही बोली है, लेकिन कॉमर्शियल के अंदर जो सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो बेसिकली बहुत ही लो बजट का है। आज की डेट में मार्केट में 30 लाख रुपये से 70 लाख 80 लाख रुपए तक के बहुत से लो बजट के कस्टमर्स हैं। बट इस बजट के अंदर आज की डेट में कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे कस्टमर्स वो जो सोचते हैं हम कुछ नहीं परचेज कर पा रहे तो कमर्शियल ले लेते हैं। और वो उनका माइंडसेट क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी लॉकेबल प्रॉपर्टीज़ मिल जाए जो बिल्डर लीज करे, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, बिल्डर जो भी प्रॉपर्टी लीज करेगा वो अनलॉकेबल करेगा। अगर आपकी 200 स्क्वायर फीट की शॉप है, वो कोई बिल्डर 200 स्क्वायर फीट की एज इट इज़ तो किसी को कर नहीं सकता।
तो कस्टमर ये सोचता है मैं 200 स्क्वायर फीट की कोई लॉकेबल शॉप मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एंड ऑफ द डे वो वर्चुअल के ट्रैप में कितना हाँ फंसे हैं लोग। वो अनलॉकेबल ही खरीदता है और बाद में फिर फंसता है। क्योंकि एक कोविड के बाद एक मार्केट में सिनेरियो आ गया है कि सब जो भी आपके कंपनीज आ रही हैं या जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं, वो सारे जो काम करते हैं वो केवल सेल पे ऊपर काम करते हैं। जितनी सेल होगी उसी हिसाब से रेंट आएगा आपका। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सेल कम होगी तो उसे बहुत किराया कम किराया आएगा, तो उस हिसाब से रेंट ही नहीं आ रहा, लीज़ ही नहीं आ रही। 20-20 रुपये स्क्वायर फीट लीज़ आ रही है। क्या करेगा उससे, बढ़िया तो निकाल ही कुछ होगा नहीं उसमें, उससे तो बहुत ज़्यादा आपका एफडी में पैसा ही आ जाएगा। उससे ज़्यादा तो रेजिडेंशियल में रेजिडेंस में कम एप्रिशिएशन तो आपका अच्छा होता है, कमर्शियल के अंदर एप्रिशिएशन इसलिए हो ही नहीं पाता। बोल के यही बेचा सर कि कमर्शियल है, आज 3 लाख 4 लाख अपार्टमेंट्स हैं, हाँ। एक घर में 4 लोग रहेंगे, 10 लाख 12 लाख आबादी होगी वहाँ पे, कमर्शियल चलेगा। बट हर कमर्शियल नहीं चल सकता, नहीं चलता बिल्कुल। उसके पीछे साइंस होती है, उसके पीछे स्टडी होती है, हर चीज़ कमर्शियल जो मेन जो चलता था और नोएडा के अंदर वो चलता था सोसाइटी शॉप्स। लेकिन अब जो बिल्डर्स ने सोसाइटी शॉप्स के जो रेट कर दिए हैं 40,000 50,000 रुपये स्क्वायर फीट, उसके अंदर अब सोसाइटी शॉप्स भी पॉसिबल नहीं है चलना। क्योंकि एक्चुअल में जो आपकी सोसाइटी शॉप चलती हैं वो भी रेंट से ही चलती हैं। अब जिस हिसाब से बिल्डर ने रेट कर दिए हैं उस हिसाब से आप रेंट भी डिमांड करोगे, बिल्कुल। और जो आप रेंट डिमांड करोगे उस हिसाब से उसकी सेल नहीं है। सेल नहीं है तो वो भी 3 महीने बाद बंद हो जाती हैं शॉप्स। एज पर दी मास्टर प्लान मेट्रो आ रही थी, हाँ क्या हुआ सर? मेट्रो का देखो, आप भी जानते हैं कि मेट्रो का फंड्स का एक तो वही जेवर वाला शेर आया नहीं, क्योंकि मेट्रो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मेट्रो का एक सिंपल सा थंब रूल है, फंडा है कि जिस दिन मेट्रो वहाँ पे लाइन चल गई, फर्स्ट डे से रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। इतने डेंस एरिया के अंदर तो इनको मेट्रो लानी चाहिए। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि ये 71 से सर ये खींच नहीं रहे आगे की तरफ? अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ तक मैंने सुना है, गवर्नमेंट यही बोल रही है कि फंड्स का इशू है। क्योंकि इसके अंदर तो गवर्नमेंट को लॉस ही हो रहा है। जो अभी एक्सप्रेस वे पे आप रनिंग मेट्रो देख रहे हैं एक्वा लाइन, उसके अंदर जो मेजर इशू है, इन्होंने कनेक्ट नहीं करी है दिल्ली मेट्रो से। तो बहुत से लोग जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं उसमें नहीं बैठते हैं। क्योंकि नॉर्मली मेट्रो के अंदर अभी तो नोएडा के अंदर वही लोग जाते हैं जो थोड़ा सा फंड्स को लेके है कि थोड़ा सा सस्ता पब्लिक कन्वेंस है उसके अंदर जाए। बट लेकिन उसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं है आपस में, ना उसके अंदर कार्ड बना हुआ है, तो लोग कार्ड यूज़ भी नहीं कर सकते दिल्ली मेट्रो के अंदर। और फिर सेक्टर 51 पे उनको उतर के दिल्ली मेट्रो लेनी पड़ती है। अभी उसके अंदर बना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है वो फुट ओवर ब्रिज, तो फिर शायद उसको यूज़ करेंगे दिल्ली मेट्रो को। बट लेकिन जब तक इनके पास सेम नहीं चलेगा दिल्ली मेट्रो के अंदर, तब तक रेवेन्यू नहीं आएगा। इससे पहले ये बनानी चाहिए थी ये वाली लाइन, ये नोएडा एक्सटेंशन वाली डेफिनेटली, जब जो वहाँ पर कस्टमर बेस है अफोर्डेबल कस्टमर, तो डेफिनेटली वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए थी। ये तो थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी को बूम करने का भी एक रीज़न था कि जहाँ पर मेट्रो आती है वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बूम हो जाती है। अथॉरिटी ने एक अलग से चार्जेस लगाए हैं, जो भी मेट्रो फेसिंग प्रॉपर्टी होगी, लैंड होगी, उससे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो भी एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज। सर ये तो होगी नोएडा एक्सटेंशन की बात, बट इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो 1 करोड़ के बजट में भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर यू टू आंसर इट। एनी 5 प्रोजेक्ट्स जो आपको लगता है सर 1 से 1.5 करोड़ के बीच में एक्सटेंशन के अंदर कुछ मिल जाए, या टॉप प्रोजेक्ट्स की बात कर सकते हो कि अगर आप लेना चाहो तो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो खरीद सकते हैं? 3 BHK के अंदर 3 BHK के अंदर 3 BHK के अंदर देखिए, आज की डेट में बहुत ही मतलब कम प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली पुरानी प्रॉपर्टी भी रेट लोग डिमांड कर रहे हैं, चाहे उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल में वर्थ हो ना हो। लेकिन जो सेलर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई नई प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो हमारी भी बढ़नी चाहिए। तो मोर और लेस 3 BHK नहीं आता 1 से 1.5 करोड़ में, आएगा तो बहुत लिमिटेड, वो पुरानी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। एक सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि जैसे अगर प्रोजेक्ट कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे आप ए सिटी देख सकते हैं और डिविनो है, डिविनो भी है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी है। बट लेकिन लोगों को माइंडसेट क्या है ना कि जो एक एंड कस्टमर जो होता है ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा ही होती है। वो क्या करता है कि जैसे 1-1.5 से करोड़ में आप बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट है, वो कहते हैं हमें माई वन भी चाहिए। तो अब नॉट पॉसिबल कि आप 1-1.5 करोड़ के अंदर माई वन भी ले लें, नहीं आ सकता। तो अब लोगों का माइंडसेट क्या है कि मुझे मारुति के रेट में मर्सिडीज़ मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो बिल्डर आज की डेट में नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो बेनिफिट दिखा के वो चीज़ें नई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लोग वो सोच रहे हैं मैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में मिल जाए और सस्ते रेट में मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम कस्टमर को बोलते हैं, अगर आपने एंटर होना है अगर क्वालिटी प्रोजेक्ट्स में या माई वन कंस्ट्रक्शन में, तो फिर आप नए प्रोजेक्ट में जाइए। और आपको सस्ते प्रोजेक्ट अगर देखने हैं तो फिर आप माई वन की डिमांड मत कीजिए, क्योंकि माई वन आपको नहीं मिलेगा। सर अब बात करेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे और साथ ही में हम सेक्टर 150 को भी ले लेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि आपको लगता है कि ये सेक्टर सबसे बेस्ट माइक्रो मार्केट होने वाली है, जो नीश है, जैसे गुड़गांव में DLF फेस 1, 2, 3 है, वैसे ही जैसे गुड़गांव दिल्ली से कोई एंटर करेगा तो हाई प्राइसिंग नोएडा एक्सप्रेसवे की सबसे ज़्यादा होगी और यही मार्केट डोमिनेट करेगी? नॉट ओनली नोएडा, हमने अपने कस्टमर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी ये चीज़ बताई है कि नोएडा एक्सप्रेसवे वन ऑफ द प्राइम प्रॉपर्टीज़ ऑफ MCR।
मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूँ उसका गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड से, तो उससे भी बेटर एरिया आपको देखने को मिलेगा। एक तो प्लैंड है, और अब जिस तरीके से यहाँ पर ए क्लास बिल्डर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ये देखेंगे ये चीज़ बहुत फार बेटर निकलेगी गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड से भी, क्योंकि प्लैंड है, कॉर्पोरेट एरियाज़ है, और प्लस दिल्ली के बहुत क्लोज है, एक्सप्रेसवे है, ग्रीन बेल्ट है, बहुत ही मतलब प्राइम प्रॉपर्टीज़ है ये। लेकिन लोग इसकी वर्थ इसलिए नहीं जानते थे कि पहले जो है आपको बताया हमने डी ग्रेड बिल्डर्स होते थे। अब जिस लेवल के बिल्डर्स आ रहे हैं वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टीज़ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्पेशली नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर। बट हर खूबसूरती में एक दाग होता है, जैसे जेपी वेस्ट टाउन है, आज भी अभी बिट चल रही थी अदानी की, फिर उसके बाद वेदांता का आया, और बहुत सारे डेवलपमेंट अभी स्टक हैं। डिस्पाइट नोइंग दैट फिर भी एल ने बहुत अच्छा करा, मैक्स आया वहाँ पे। सो वेस्ट टाउन का क्या फ्यूचर है सर आगे? देखिए वेस्ट टाउन का जैसे आपने बताया, उसको मैं एक तरह से दाग नहीं मानता, बिकॉज वेस्ट टाउन के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि उसकी लैंड पेड है। वो एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, उसके अंदर आज की डेट में भी रजिस्ट्री होती है। जैसे हमने बात करी दूसरे बिल्डर्स की, उनके अंदर रजिस्ट्री नहीं होता, लोन नहीं होता। वेस्ट टाउन के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये बार्टर सिस्टम में बनाया गया था। जेपी ने जो है एक्सप्रेसवे बनाया था, उसके एवज में उसको लैंड मिली थी वेस्ट टाउन की, तो इसलिए उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके रजिस्ट्री वगैरह के इशू नहीं आते हैं। तो अब जैसे जैसे बिल्डर्स वहाँ पर एंटर होंगे, जो लैंड पार्सल अवेलेबल हैं वहाँ पर सब ए क्वालिटी बिल्डर्स आएंगे। हमें उम्मीद है कि वहाँ पर शायद डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स भी आएँ। तो अगर डीएलएफ आता है, M3M आता है, और मैक्स तो आपने देख ही लिया, LNT भी आ गया, तो जिस लेवल के वहाँ पर बिल्डर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पास्ट में प्रॉपर्टीज़ है जो जेपी ने डिलीवर करी है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। कुछ अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उन्हें 3 सेगमेंट में बांटा हुआ है, थोड़ा हाई जेंट्री, मिड जेंट्री, लोअर मिडिल। तो पैरेलली वो प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ेगी, जैसा प्राइस रेंज होगा उसी हिसाब से वो प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्सप्रेसवे वन ऑफ द प्राइम लोकेशन ऑफ NCR। सो गुड़गांव के टॉप प्लेयर्स अब एंटर कर रहे हैं आज। रेट आपको क्या लगता है M3M इज़ द वन ऑफ द रीज़न जिसने 30 से 40 हज़ार का रेट यहाँ इस्टेब्लिश कर दिया, और इसकी वजह से बाकी के बिल्डर्स ने 10-15-20 हज़ार रुपये का रेट कर दिया है? डेफिनेटली ये तो कहा ही जाता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सेम चीज़ अभी M3M जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रहा है, 6 महीने साल भर के अंदर एक एक नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जिस रेट में वो लेके आ रहा है, तो दूसरे बिल्डर्स को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। वो भी सेम पैरेलली रेट लेके आ रहे हैं, सेम ब्रांडेड रेजिडेंसीज लेके आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको नॉर्मल प्रोजेक्ट्स तो देखने को मिल नहीं रहे, मार्केट को भी सपोर्ट मिल रहा है उससे, और प्लस जो एरिया है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके की लग्जरी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो तभी मैंने आपको बोला कि नियर फ्यूचर में आप अफोर्डेबल सेगमेंट के आप प्रोजेक्ट नहीं देखेंगे। यहाँ पर नोएडा के अंदर लग्जरी क्लास तो थी, बट लेकिन उनके पैरेलली यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होते थे। यहाँ पर उस तरीके से इन्वेस्टर्स थे, एंड यूज़र थे जो चाहते थे इस तरीके की प्रॉपर्टी आए यहाँ पर, बट उस लेवल के बिल्डर नहीं थे। अब जैसे जैसे उस लेवल के बिल्डर आ रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं बिक नहीं रहा है, बहुत अच्छा बिक रहा है। बिल्कुल। M3M इज़ डूइंग वेल। फिर स्मार्ट वर्ल्ड आ रहा है सामने, LNT ने बहुत अच्छा किया। LNT ने बहुत अच्छा करा है, और मैक्स ने बहुत अच्छा करा है। और इसके अलावा 150 की अभी बात करेंगे, जिक्र करेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। बट 40 हज़ार रुपये का रेट कौन खरीद रहा है सर? देखिए, जो भी लग्जरी क्लास है उसके लिए रेट मायने नहीं रखते। रेट मायने रखते हैं जैसे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो अपने लिए सेल्फ यूज़ के लिए देखता है, जॉब क्लास है, वो जो बिजनेस क्लास है उसके लिए रेट मैटर नहीं करता। वो मैटर करता है क्वालिटी। वो देखता है बिल्डर किस लेवल का है, किस लेवल की प्रॉपर्टी है, उसके लिए मैटर नहीं करता है कि 40 हज़ार प्रॉपर्टी है, 50 हज़ार रुपये प्रॉपर्टी है। तो अगर उस लेवल के बिल्डर्स आएंगे, उस लेवल की क्वालिटी आएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्टर भी होंगे। साउथ दिल्ली भी एंटर कर रहा है अब यहाँ। डेफिनेटली साउथ दिल्ली भी आ रहे हैं, प्लस NRI भी आ रहे हैं, क्योंकि NRIs मोस्टली ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर थोड़ा सा क्लास हो, थोड़ा सा लग्जरी क्लास हो, सेगमेंट थोड़ा सा अलग हो। हम यहाँ पर नोएडा के अंदर पहले देखते थे सेक्टर 15 है, सेक्टर 16 है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लास थोड़ा अलग होती थी, जेंट्री अलग होती थी। जो भी नोएडा के अंदर कंपनीज होती थी, CEO होते थे, वो सब सेक्टर 15 वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते थे, वहाँ पर रहते थे। बिल्कुल। बट अब जिस तरीके से यहाँ पर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे, क्योंकि एक हाई रेज अपार्टमेंट्स के रहने का अंदर एक अलग मज़ा है। उसके अंदर जो एमिनिटीज़ जो आप देखते हैं वो आप कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर नहीं देख सकते। हर किसी की ना सर सबसे पहली प्रेफरेंस होती है नोएडा एक्सप्रेसवे। अब नोएडा एक्सप्रेसवे का जब नाम लेते हैं तो एक ही ऑप्शन आता है, वो है हाई राइज। इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन कौन से ऑप्शंस हैं हाई राइज के अलावा? लो राइज है, प्लॉट्स है, विलाज हैं, तो क्या उसके लिए और ऑप्शंस मिलते हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? देखिए, आज की डेट में हाई राइज तो है ही एक वन ऑफ द रीज़न यहाँ पर प्रॉपर्टी बूम करने का,
बट जैसे लो राइज अपार्टमेंट हैं यहाँ पर पहले भी लॉन्च नहीं हुए थे, बहुत इक्का दुक्का प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे जेपी के हो गए, जैसे जेपी का है, एक पार्श्वनाथ का सेक्टर 93 में प्रोजेक्ट है, एक गोदरेज का पाम रिट्रीट है सेक्टर 150 में। बट इसके अलावा यहाँ पर आप लो राइज नोएडा एक्सप्रेस वे तो नहीं मिलते, क्योंकि बिल्डर का उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकलती। जहाँ पर बिल्डर 40 फ्लोर के हाई राइज अपार्टमेंट बना रहा है, वहाँ पर 4 फ्लोर के अगर अपार्टमेंट बनाएगा तो बिल्डर को तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो बिल्डर से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लो राइज की प्रॉपर्टी लेके आए। यहाँ पर जो अब आपको इन्वेस्टमेंट का जो मेन अब अपार्टमेंट के बाद बनता है वो प्लॉट के अंदर सेक्टर 151 है, एक जनरल प्लॉट्स हैं अथॉरिटी के, बहुत ही प्राइम सेक्टर है इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पर अभी एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होने वाला है, काउंटी का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, और जेपी के कुछ प्लॉट्स हैं केंसिंगटन पार्क 2 में, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो बिल्कुल नियर बाई एरियाज़ है दिल्ली के। तो प्लॉटेड एरिया एक बहुत ही मेन आपका इन्वेस्टमेंट का जोन हो सकता है अगर हम हाई राइज अपार्टमेंट से कंपैरिजन करें। नोएडा एक्सप्रेसवे में आप कह रहे हो सेक्टर 151 ही इज़ द ऑप्शन जहाँ पे प्लॉट्स मिल सकते हैं। अगर इस तरफ थोड़ा दिल्ली की तरफ चलते हैं तो कोई ऑप्शन? तो जेपी मैंने आपको जेपी केंसिंगटन पार्क है सेक्टर 134, उसके अंदर जेपी केंसिंगटन पार्क 2 के अंदर जो थोड़ा सा गोल्फ कोर्स के साइड जो प्लॉट्स हैं वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, दिल्ली के पास है, और मतलब मिनिमम साइज़ वहाँ 150 स्क्वायर यार्ड्स का है। एक टोटली मतलब मिडिल क्लास के रेंज के हिसाब से अच्छा है। जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है वहाँ 3 CR से होती है। आज की डेट में अपार्टमेंट भी नहीं आ रहे 3 CR के अंदर। आपको उस लोकेशन पे नियर टू दिल्ली प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज उसके दोनों तरफ एक्सप्रेसवे जाने हैं। एक तो रनिंग में नोएडा एक्सप्रेसवे ही है, और पैरेलली दूसरा हम बात कर रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है? जेपी केंसिंगटन पार्क। तो रीसेल में मिलता है? हाँ, रीसेल में मिलता है। प्लॉट्स तो आपको मोस्टली सारे रीसेल में मिलेंगे, क्योंकि प्लॉट्स का एक तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जब प्लॉट्स के बहुत बड़ा टिकट साइज़ होता है, अथॉरिटी भी उसे ऑक्शन में निकालती है, तो वो रीसेल में ही मिलते हैं। अगर आप ऑक्शन में लेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमारे थ्रू हाँ बिल्कुल आपसे ले सकता हाँ है? बिल्कुल। तो प्लॉट्स तो एक बहुत बढ़िया मतलब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि लैंड तो कभी ख़त्म नहीं होनी। बिल्कुल, लैंड इज लिमिटेड। हाँ, बिकॉज आप अगर अपार्टमेंट की बात करें तो कल 20 थे या 40 होंगे, 80 होंगे, उसकी तो लिमिटलेस है। वर्टिकल ऊपर जाते रहेंगे, बट लेकिन प्लॉट तो बहुत लिमिटेड है। आगे फ्यूचर में नोएडा के अंदर अथॉरिटी की तरफ से प्लॉट नहीं आने, लैंड ही नहीं अथॉरिटी के पास। अब जो भी होगा, या तो अथॉरिटी पुराने प्लॉट कैंसिल करके आगे फर्दर लेके आएगी, या आप रीसेल में खरीदेंगे बस। सर दूसरा सवाल है कमर्शियल को लेके। अब जैसे M3 के नीचे जो आपने देखा है पूरा कमर्शियल बेल्ट है, स्मार्ट वर्ल्ड अपना कमर्शियल लेके आ रहा है, क्या ये कमर्शियल्स चलेंगे इन फ्यूचर? देखिए, चलना एक अलग चीज़ है, और इन्वेस्टमेंट करना एक अलग चीज़ है। चलना, देखो, लोग समझते हैं कि जो चीज़ भीड़ होगी वो चल गई। बिल्डर तो देखो चला रहा चीज़ें, लेकिन जब उसके एवज में आपको रेंट आ रहा है 20 रुपये स्क्वायर फीट, 30 रुपये स्क्वायर फीट, तो एज ए कस्टमर मैं उसको चलना नहीं कहता। आप तो दिखाओगे वहाँ पर हल्दीराम भी आ गया, मल्टीपल ब्रांड्स आ गए, बट लेकिन जब आपको रेंट ही नहीं आ रहा तो उसको चलना नहीं कहते, क्योंकि बिल्डर ने तो आपको एक फिक्स कर लिया कि हम आपको इतना ही रेंट देंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी कितनी भी बूम कर जाए, लेकिन आपको फिक्स रेंट आना है। तो आपके लिए वो चलना नहीं हुआ, क्योंकि डे बाय डे उसकी उस एरिया का प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी के रेट रिवाइज नहीं हो रहे, क्योंकि रेंट फिक्स है। आपने अनलॉकेबल प्रॉपर्टी खरीद रखी है। तो अनलॉकेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे बड़ा रीज़न है रेट ना बढ़ने का, क्योंकि सब कुछ बिल्डर के कंट्रोल में होता है। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में हो उसका रेट फिर भी बढ़ सकता है, लेकिन जो बिल्डर के कंट्रोल में होगी उसका रेट नहीं बढ़ सकता। 100% मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ। जो भी चीज़ बिल्डर के कंट्रोल में होगी वो कभी नहीं बढ़ सकती कमर्शियल के अंदर। अब इसमें भी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, छोटे टिकट साइज में छोटी दुकानें, पीछे की दुकान सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे लेंगे, फिर कहेंगे चली नहीं। बिल्कुल। अनटिल अनलेस अगर वो लीजिंग दे रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद आपको एक मिनिमम गारंटी मिल रही है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा फ्रंट फेसिंग शॉप्स हैं और लोकेशन अच्छी है, और रेट सबसे मेजर चीज़ है, रेट किस रेट में आप सर लोकेशन अच्छी होगी तो प्राइस तो बढ़ेगा ही फिर। नहीं, लेकिन पैरेलली एक जनरल एक मार्केट का रेट होता है। जैसे सपोज एक प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, उसका रेट सपोज 40,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट है, बिल्डर लॉन्च कर रहा है 60,000 में, तो उसके रेट तो बढ़ेंगे ही नहीं, चाहे वो प्राइम लोकेशन। आप ही का पैसा आपको रिटर्न में वापस करना है बेसिकली। AR देके आपको एश्योर्ड रिटर्न देके 12% एश्योर्ड रिटर्न देके, चाहे बाद में लीज भी दे दी, सब कुछ दे दिया, वो प्रॉपर्टी के अंदर से ही माइनस हो रहा है। आपको 40,000 रुपये की प्रॉपर्टी 60,000 रुपये में दे दी, 20,000 रुपये आपके 3-4 साल तक रेंट देता रहा, तो कोई बेनिफिट नहीं निकला आपका उसका। तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप प्रॉपर्टी सेल करने जाएंगे तो बिकेगी नहीं। आप 60,000 की प्रॉपर्टी आप सोचोगे 80,000 में बिक जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने तो रेंट के एवज में खाया सब। सो कमर्शियल ले सकते हैं, बट अगर आपको अच्छी नॉलेज हो, बिल्कुल, अच्छा होमवर्क करा हो, बिल्कुल, और मार्केट रेट से कम पे अच्छी लीजिंग के साथ आपको रिटर्न मिल जाए, तो देन देयर इज। और लो बजट के अंदर कभी भी आप कमर्शियल में के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आज की डेट में बहुत से कस्टमर आते हैं 30 लाख 40 लाख 50 लाख, इसके अंदर आप मतलब इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। लो बजट में कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल।
नोइंग द फैक्ट कोई भी माइक्रो मार्केट हो। बिल्कुल 30-40 लाख के अंदर कोई भी आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ लूप होल होगा जो आपको दिखाने के लिए कुछ और होगा, एक्चुअल में फैक्ट्स उसके कुछ और होंगे। सर न्यूज़ आई थी, सुनने को भी मिल रहा था, डीएलएफ कदम रख रहा है विस्टाउन पे। सो अभी क्या अपडेट है रिसेंटली? अभी देखो, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है कि अभी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा या अभी कुछ आगे फर्दर कुछ आने के चांसेस हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कुछ हमें देखने को मिल सकता है कि डीएलएफ या विश टाउन के अंदर या इसके आसपास लैंड परचेज करे। डीएलएफ आ गए तो पिक्चर ही चेंज हो जाएगी बिल्कुल। डीएलएफ के साथ एक सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो लैंड पार्सल थोड़ा बड़ा देखते हैं, और एक्सप्रेसवे के अंदर आज की डेट में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं लैंड पार्सल के, बड़े लैंड पार्सल के, क्योंकि रेट का तो डीएलएफ को फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी वो रेट बोलेगा वो मार्केट में एक्सेप्टेबल है। बट लेकिन लैंड तो मिले, लैंड जब तक उसको बड़ा पार्सल नहीं मिलेगा 20 एकड़ 30 एकड़, तब तक वो लेके ही नहीं आएगा। और एज अ डीएलएफ, एज अ बिग ब्रांड, उनकी रिक्वायरमेंट वही होगी जहाँ पे गोल्फ कोर्स होगा। बिल्कुल। सो गोल्फ कोर्स के बिल्कुल किनारे पे मुझे नहीं लगता कोई लैंड अवेलेबल है ही नहीं अभी आज की डेट में। सबसे बड़ा ड्रॉबैक आज की डेट में मैंने यही बताया कि नेगेटिविटी सबसे बड़ी यही है कि विश टाउन के अंदर भी अब बहुत छोटे छोटे लैंड पार्सल बचे हैं, 5 एकड़ 3 एकड़, तो वो उसके ब्रांड वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता। बट ठीक है सर, अथॉरिटी इन्वॉल्व है तो कुछ ना कुछ तो हाँ चीज़ें बिल्कुल होंगी। बिल्कुल अथॉरिटी। और मुझे लगता है कि नोएडा अथॉरिटी चाहेगी कि ऐसा डेवलपर आए और एक चेंज मिले, पूरा शहर बदल दे, वैसा डेवलपर। जैसे अभी हमें सुनने में आ रहा था कि जो यूनिटेक की जो लैंड है, स्टार्टिंग में आपने देखी होगी यूनिटेक ग्रैंडे के नाम से, उसको शायद डीएलएफ टेक ओवर करेगा, बट अभी उसके ऊपर कुछ भी क्लियरिटी आ नहीं पाई है कि अगर डीएलएफ वो लैंड पार्सल ले लेता है, बिल्कुल नोएडा के अंदर एंटर होते ही वो लैंड पार्सल है, अगर डीएलएफ वो लैंड पार्सल ले लेता है तो फिर तो नोएडा एक्सप्रेसवे का सिनेरियो पूरा टोटली चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं सर सेक्टर 150 की। मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल जो आता है जब भी 150 की बात होती है कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है, क्या रीज़न है? आज मैं आपसे सुनना चाहूँगा। देखिए, सेक्टर 150 के अंदर मल्टीपल रीज़न है रजिस्ट्री ना होने के। एक तो आपने इंटरेस्ट का ही सुना होगा कि बिल्डर्स ने यहाँ पर पहले वही सेम जो हमने बात करी थी पास्ट के अंदर, पैसा ले लिया और उसका इंटरेस्ट नहीं दिया, और वही इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता गया। अब इतना ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड इंटरेस्ट हो गया, बिल्डर पे नहीं करना चाहते। बिल्डर ने कोर्ट के अंदर केसेस भी करे इसके ऊपर कि हमें इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा हमसे, तो बिल्डर वो केस भी हार गए हैं। तो जब तक बिल्डर इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तब तक अथॉरिटी का पे नहीं करेंगे तो रजिस्ट्री नहीं होगी। और इसके अंदर बिल्डर्स ने भी 2 मेजर इसके अंदर डेवलपर्स थे, एक था 3C लोटस का और एक था लॉजिक्स, जिनके मेजर लैंड पार्सल थे। उन्होंने एफएसआई दी थी, दूसरे बिल्डर्स ने आगे फर्दर से एफएसआई दी बाटी, उन्होंने अपने हिसाब से एफएसआई दे दी और बिल्डर्स ने यहाँ पर हाई रेज अपार्टमेंट बना दिए। और जो अथॉरिटी का एक्चुअल में प्लान था यहाँ पे स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ आएंगी, वो सब आई नहीं। तो मास्टर प्लान के हिसाब से जो भी अथॉरिटी ने प्लान किया था वो सब कुछ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स सिटी बनेगी, वो भी नहीं आई। बट लेकिन मैं इसमें बहुत बड़ा रोल अथॉरिटी का भी मानता हूँ, क्योंकि अथॉरिटी जब ये चीज़ें होती हैं, जब ये सब चीज़ें इलीगलिटीज़ होती हैं, तब अथॉरिटी कुछ इसके अंदर आगे नहीं आती, और जब ये चीज़ें सब कुछ बन के आ जाती हैं तब उसके बाद एंटर होती हैं इसके अंदर कि ये सब ऐसा हुआ। ये सब मुझे लगता है कि ये सब इनिशियल स्टेज में आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो जब बन के खड़े हो गए अपार्टमेंट्स, तब तो पॉसिबल ही नहीं कि आप उनको अपार्टमेंट को तोड़ के थोड़ी एमिनिटीज़ बनाओगे। जब चीज़ें प्रॉपर्टी बिक गई हैं, सब कुछ कस्टमर्स के हाथ में चला गया, तो आप कैसे अब उस तरीके को आप कर सकते हो? बिल्कुल सही। बाद में कभी ना कभी तो उसमें होनी ही है। अभी टेम्परेरी फेस के अंदर वो चीज़ें बंद हैं, लेकिन कभी ना कभी तो वो चीज़ आएगा। आज लोगों को पता है रजिस्ट्री का कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी आज प्राइसिंग और सेलर्स अपनी मुंह मांगे रेट मांगते हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी नया कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि अब जो भी नया बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, वो उन सब चीज़ों को उसको पता है कि रेरा नहीं मिल रहा है। जब तक रेरा नहीं आएगा, बिल्डर नया प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च करेगा? तो पुराने प्रोजेक्ट्स ही हैं, वही रीसेल हो रहे हैं, इसलिए जो कस्टमर जो पहले एंटर हुए थे वो अपने हिसाब से रेट चार्ज कर रहे हैं। बट लेकिन जब तक नए प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, अब जैसे सेक्टर 151 में मैंने आपको बताया कि अब एक्सपीरियन आ रहा है, एक काउंटी बिल्डर आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो नए प्रेस्टीज आ रहा है 150 में। हाँ, वो लेकिन वो जब तक 150 की क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक प्रेस्टीज नहीं आएगा, क्योंकि रेरा नहीं आएगा तब तक उसका। तो उसके आसपास जो सेक्टर्स है, लिस्टेड डेवलपर्स का ना एक ही सबसे बड़ा फंडा ये रहता है कि मुझे सारी चीज़ें क्लियर चाहिए। हाँ, और यही रीज़न है कि आज की डेट में आप देखेंगे गोदरेज का सेक्टर 150 के अंदर ओसी नहीं आया, तो वो हैंडओवर ही नहीं कर रहा है। दूसरे बिल्डर्स हैं, उन्होंने बिना ओसी के भी प्रोजेक्ट्स को पोजीशन दे दिया है, बट वो लिस्टेड प्लेयर है, वो जब तक उसके ओसी ये सब चीज़ें क्लैरिटी नहीं हो जाएंगी तब तक वो पोजीशन ही नहीं देगा। तो बहुत से लोग बायर हैं जो इस चक्कर में परेशान है सेक्टर 150 के अंदर कि हमें पोजीशन नहीं मिल रहा। तो जब तक ये तो मेजर इशू है, ये तो आपने सही बोला कि जब तक लिस्टेड प्लेयर सब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक वो सब चीज़ें हैंडओवर नहीं होती, तब तक प्रेस्टीज नहीं आएगा। हाँ, तो प्रेस्टीज का तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। मतलब हम जानते थे जब 6,000 के रेट में लॉन्च हो रहा था ये
प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये काफ़ी टाइम पहले की बहुत बात पहले की बात है, 6,000 से 8,000 10,000, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट यहाँ पर। हमने तो 1 साल पहले ही हवा देखी थी नहीं, इससे पहले की बात की, जब ये जो आज की डेट में प्रोजेक्ट बन के खड़े हुए हैं उससे पहले की बात है। जब ये प्रोजेक्ट 6,000 रुपये के राउंड में, जब गोदरेज भी नहीं आया था, तब 6,000 रुपये का प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट इसका प्राइस था। नोएडा में ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर, मानते हो नहीं? आज प्रेस्टीज का जो गाज़ियाबाद का, उस पर भी आएंगे, अभी गाज़ियाबाद का अगला बात करेंगे हम। कितना टाइम लग गया लॉन्च करने में, क्योंकि कुछ अप्रूवल से, लैंड अप्रूवल से बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, और प्रेस्टीज एज अ लिस्टेड डेवलपर उनको यही था कि सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हम लोग अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें। यही गुड़गांव होता तो बहुत थोड़ा सा टाइम टेकिंग कम रहता कंपेरेटिव। हाँ बिल्कुल, गुड़गांव के अंदर ये सब थोड़ा चीज़ें, तो गुड़गांव इन सब चीज़ों में प्रोफेशनल है। मतलब बिल्डर को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती। अथॉरिटी का यहाँ पर फुल्ली कंट्रोल है, क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, तो अथॉरिटी पूरी यहाँ पर राजा है, अपने हिसाब से रूल बनाती है, सब चीज़ें अपने हिसाब से करती है। तो यहाँ पर ये सब बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। कोई 5 प्रोजेक्ट्स बताओ जो बेस्ट है इन सेक्टर 150, जो आप सजेस्ट करते हो लेना चाहिए, इंक्लूडिंग ATS प्रेस्टीज। रहने के हिसाब से कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? दोनों। देखिए, आज की डेट में सेक्टर 150 के अंदर इन्वेस्टमेंट का तो बहुत बड़ा स्कोप है नहीं कि जिस हिसाब से रेट चल रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि पुरानी प्रॉपर्टी हैं वो नए प्रॉपर्टी के रेट में हो गई हैं। उससे बेटर है कि आप नई प्रॉपर्टीज़ के अंदर एंटर हो। जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके अंदर थोड़ा अपग्रेडेड आपको क्वालिटी मिलेगी, नए लेवल की क्वालिटी मिलेगी, नए बिल्डर्स आएंगे। सर एंड यूजर्स बहुत आ गए हैं वहाँ पे। एंड यूज़र में तो आज की डेट में, पहले की बात भी करूँ मैं या आज की फ्यूचर की भी बात करूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है ATS प्रेस्टीज। उसका सबसे मेन रीज़न है इसका जो ग्रीन एरिया है, वो आपको फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लैंड पार्सल जिस प्राइस में बिल्डर ने उस टाइम पे ख़रीदा था, उसी हिसाब से उसने वहाँ पर ग्रीन एरिया दिया था, जो आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है किसी बिल्डर के लिए कि 30 एकड़ में टाउनशिप बनाए, 30 एकड़ में अपार्टमेंट्स बनाए, 20 एकड़ का ग्रीन एरिया दे दे। 20 एकड़ का ग्रीन एरिया, हाँ। क्या है उसमें? मतलब देख के आप मज़ा ही आ जाता है। उसके अंदर आप वॉकिंग एरिया, क्लब व्लब पूरा, मतलब आप सोसाइटी के अंदर रहेंगे, पूरा लेविश फील करेंगे। वो चीज़ आज की डेट में आप जो अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी नहीं आ रही है। मतलब 20 एकड़ का पार्क, वो सब चीज़ें जब तक नहीं होती तब तक सोसाइटीज़ के अंदर एक फ़ील नहीं आती है। तो वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमेशा मिस करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उससे कंपैरिजन। ATS ने भी अच्छे समय पे बना दिया। हाँ, बहुत सही टाइम पे बनाया। मतलब वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बिकी हुई प्रॉपर्टी है। 6,000 रुपये में मैंने देखी है। हाँ, कि वो डाउन पेमेंट के अब आज प्लान की डेट में 15,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट हैं उसके। रजिस्ट्री नहीं है उसके बाद भी। हाँ, नहीं, कुछ प्रोजेक्ट उसके अंदर फ्लैट्स हैं रजिस्टर्ड भी हैं, रजिस्टर्ड के रेट अलग हैं, नॉन रजिस्टर्ड के अलग हैं। तो जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसके रेट डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा है, बट उसके अंदर बेनिफिट ये है। लेकिन अब लोग उसके अंदर माई वन देखते हैं, फिर वही डिफरेंस आ जाता है कि उसके अंदर माई वन तो है नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पहले की है, तो उस टाइम पर माई वन का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था। प्रेस्टीज इज नॉट माई वन कंस्ट्रक्शन। तो नई प्रॉपर्टी होती है, मैं परी चौक की तरफ जाता हूँ तो बहुत मेंटेन बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छी है उसकी प्रॉपर्टी। के सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आज की डेट में आप ATS विलेज देख लीजिए, वो भी अच्छी मेंटेन है 93 के अंदर। तो उनकी सबसे प्रॉपर्टी का सबसे मेन रीज़न ही बढ़ने का है कि प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है, और हाई रेज जब तक मेंटेन ना हो तब तक वो उसके प्राइस अप्रिशिएट होते ही नहीं। सर प्रेस्टीज के अलावा बताइए, ATS के अलावा। देखिए, रहने के हिसाब से ATS प्रेस्टीज के अलावा उसके अंदर आपका एस है, पार्कवे, जो बहुत ही मतलब अच्छा, उसने भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है प्रॉपर्टी को। और अगर आप थोड़ा सा मिड रेंज में अगर जाना चाहें तो फिर एल्डिगो है। एल्डिगो आपको 10,000 के अंदर अंदर पर स्क्वायर फीट के अंदर चीज़ आ जाती है। हाउस दी प्रॉपर्टी। हाँ सॉरी, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आप लेना चाहोगे तो 15,000 की एक कैपिंग लगा लेते हैं, 15,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास लगा लेते हैं, और अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टी अगर आप ले। मैंने आपको बताया, मेरी तो फेवरेट प्रॉपर्टी ATS प्रेस्टीज ही है। अगर मैं उसको लेना चाहूँगा मैं सेक्टर 150 में, तो वही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मैं खुद रहना पसंद करूँगा, और चाहे एज ए इन्वेस्टमेंट भी यूज़ कर लूँगा। दूसरा एस हो गया, तीसरा एल्डिगो हो गया। हाँ, तीसरा एल्डिगो हो गया। एल्डिगो उन प्राइस, मतलब मिड रेंज के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी है। हर कस्टमर को कवर कर लिया हमने। हाँ, ठीक है। चौथा सर? चौथा और तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है नहीं। गोदरेज की प्रॉपर्टी मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि गोदरेज की प्रॉपर्टी बहुत हाई वैल्यू होती है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी ब्रांड वैल्यू, बट उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर वो क्वालिटी नहीं। समृद्धि है आई थिंक, और समृद्धि भी, ATS के और प्रोजेक्ट। समृद्धि भी इज़ नॉट अ वेरी गुड बिल्डर, बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्वालिटी नहीं मिलेगी, बहुत ही मीडियम सेगमेंट का बिल्डर है। उसके कंपैरिजन में टाटा फिर भी बेटर है। टाटा के अंदर आपको साइज़ भी डिसेंट मिल जाएंगे, और एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डर। हम 4 मान लें सर। हाँ, ATS हो गया, ATS हो गया, एस पार्कवे हो गया, एल्डिगो हो गया, और टाटा हो गया। ये कंपैरेटिवली अच्छे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। और दूसरा ये कि सब रेडी टू मूव है। उसके अंदर आपको फंसने वाली या डरने वाली बात नहीं है। आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लो, शिफ्ट हो जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेक्टर 150 के अंदर आज की डेट में जो इशू आ रहा है सबसे मेजर, वो पोजीशन को लेके आ रहा है। लोग गोदरेज की प्रॉपर्टीज़ को लेके एजिटेशन कर रहे हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स और है वो डिलीवरी नहीं हो रही है, तो ये सारी डिलीवर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात करते हैं गाज़ियाबाद की सर, ज़िला गाज़ियाबाद। जब भी गाज़ियाबाद की बात करते हैं हम,
प्रेस्टीज को कैसे भूल सकते हैं, हमेशा नाम आता है क्योंकि जिस तरीके से लॉन्च आया, बहुत टाइम बाद हमने ऐसा देखा कि एक नया प्लेयर एक नई जगह आया और नई पहचान बनाई। आपको लगता है प्रेस्टीज के आने से सराउंडिंग में जो बिल्डर्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, उनके रेट पे फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब जो प्रॉपर्टी आप मान के चलिए 6,000 रुपये स्क्वायर फीट थी, वो 12,000 रुपये स्क्वायर फीट में रेट में बिल्डर कोट कर रहे हैं। बिक रही है नहीं बिक रही है वो सेकेंडरी चीज़ है। बट मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, प्रतीक है, उसके बगल में प्रॉपर्टी है, वो जब वो आया नहीं था प्रोजेक्ट तब वो 6,000 6,500 में मिलता था पर स्क्वायर फीट। जैसे ही वो प्रोजेक्ट लॉन्च होने के टाइम पर आया प्रेस्टीज, प्रतीक के रेट ऑटोमेटिकली 12,000 रुपये के रेट पर पहुँच गए। पेमेंट प्लान चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, रेट 12,000 रुपये का रेट है। तो पैरेलली आसपास की प्रॉपर्टी हैं, डेफिनेटली जब कोई ए क्लास बिल्डर आता है तो उसके पैरेलली जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेबरहुड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके भी रेट बढ़ते हैं। बट लेकिन ए क्लास बिल्डर के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो जो उसकी अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो क्वालिटी दे सकता है वो दूसरे बिल्डर्स नहीं दे सकते हैं। वो चीज़ें तो एक इन्वेस्टर को या एंड यूज़र को सोचनी चाहिए। रेट दोनों में डिफरेंस हो सकता है लेकिन क्वालिटी आपको वो नहीं मिलती। सर प्रेस्टीज एक्सेप्शनल केस था क्योंकि लोकेशन बहुत ज़बरदस्त, इससे बढ़िया लोकेशन नहीं आ सकती। ये सोने पे सुहागा एक तरीके से, एक बड़ा डेवलपर, एक अच्छा साउंड डेवलपर एक अच्छी लोकेशन पे लेके आ रहा है और साथ में एमिनिटीज़ है और नए ट्रेंड पे लोग मांग रहे थे यार कि नया अच्छा कोई गुड एमिनिटी के साथ मिल जाए। उसके अलावा प्राइस बहुत अच्छा आया। उसके अलावा जैसे आपने मेंशन किया कि बिल्डर बैकग्राउंड भी मैटर करता है और प्रेस्टीज ने बहुत अच्छा काम करा हुआ है। इज़ अ DLF ऑफ साउथ इंडिया, तो काम अच्छा करा हुआ है। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मेंशन करनी चाहिए, वो ये थी कि DLF ने प्रेस्टीज ने अपने सारे पत्ते नहीं खोले। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जिन लोगों ने गए और बात करी कि अलॉटमेंट के लिए जो जो इन्वेंट्री दिखाई गई वो चीज़ें हुई, बट उसके बाद जब कस्टमर गया तो अलग रेट पे अलग इन्वेंट्री अवेलेबल थी। देखिए ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये तो कस्टमर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि बट क्या साउथ का बिल्डर भी यहाँ पे आके माहौल के हिसाब से चीज़ें बदल रहा है? हाँ, ये तो बात फैक्ट है कि जैसा देश वैसा भेष। मतलब जो साउथ इंडिया के बिल्डर जो सबसे इंडिया के अंदर ईमानदार माने जाते हैं, वहाँ पर कारपेट एरिया पे चीज़ें बेचते हैं, बहुत ही डिसेंट प्राइस में बेचते हैं क्योंकि साउथ इंडिया में कस्टमर उसी तरीके के हैं। आप DLF को देख लीजिए, DLF वहाँ पर जाके कारपेट एरिया में मुंबई के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है बहुत ही डिसेंट प्राइस में। यहाँ पर नहीं करता गुड़गांव के अंदर। क्यों? यहाँ पर इन्वेस्टर उसी तरीके से, यहाँ पर कस्टमर उसी तरीके से। तो जिस तरीके से कस्टमर्स होंगे बिल्डर उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रेस्टीज आया तो यहाँ पर वो सुपर एरिया में चीज़ें बेच रहा है, यहाँ पर भी वही सब वो टैक्टिक्स खेलेगा जो यहाँ के बिल्डर करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर उसको बेचना है तो उसी तरीके से वो चीज़ें करेगा। बट लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बिल्डर क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और हर एक एरिया के अंदर आप देखेंगे कुछ उस तरीके से कस्टमर्स होते हैं जिनको एक क्वालिटी बिल्डर्स चाहिए होते हैं। पैसे ये पहचान बनाएगा ये बिल्कुल डेफिनेटली बनाएगा। आसपास के जितने भी आप देखेंगे कई हर एरिया के अंदर करोड़पति होते हैं कुछ, जिनको क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। तो ये इस तरीके का बिल्डर, इस तरीके का प्रोजेक्ट है जो आसपास के जितने भी बिलीनियर मिलीनियर हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एज ए एंड यूज़र भी बहुत इसके अंदर लोग आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर ज़्यादा हैं, ट्रेडर ज़्यादा हैं या एंड यूज़र ज़्यादा हैं? नहीं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा एंड यूज़र्स हैं। हमने इस प्रोजेक्ट को अंदर सेल किया। मोस्ट ऑफ द पीपल हैं जो ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो साउथ इंडिया से भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सोच के जो रहते गाजियाबाद में, जो जॉब कर रहे थे बैंगलोर में, तो उनको लगता है यार हमने बैंगलोर में इसकी प्रॉपर्टी देखी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करें। सर ये लौता प्रोजेक्ट है जो गुड़गांव से बैठ के हमने बहुत बहुत अच्छे नंबर्स करे, डबल फिगर्स करी हम लोगों ने, और एक ही प्रोजेक्ट था। बिकॉज मैंने वीडियो बनाई और उसमें काफ़ी अच्छा, क्योंकि मुझे ना एक बहुत अच्छा एक एक्सेप्टेंस आ गई थी यार कि मैं ले सकता हूँ। जनरली बता रहा हूँ आपको, वही हमने बात अगर करी। मेरे पास पैसा होता, अगर मैंने Exactly. अपने पैसों को नहीं पाक किया होता, मैं बाय करता सर। 10 मिनट 15 मिनट की ड्राइव पे अगर अच्छा बिल्डर मिल रहा है जहाँ पे 4 साल का पेमेंट प्लान के हिसाब से मुझे अच्छी इम्यूनिटीज़ मिल रही हैं, स्कूलिंग भी अच्छी है आसपास, आपके आसपास आपके कॉर्पोरेट एरिया है, सेक्टर 62 वाला एरिया है। यही हमने बात करी, जब तक आपको खुद कन्विक्शन नहीं आती तब तक हम सजेस्ट नहीं करते। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर खुद कन्विक्शन आती है कि बिल्डर ऐसा है, क्वालिटी प्रोजेक्ट्स है, चीज़ें बिल्कुल बनाएगा, बहुत अच्छी बनाएगा। चलो बिल्डर ने जो भी करा है वो एज अ बिजनेस हाँ, एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। बट जो डिलीवरी करेगा ये डोमिनेट करेगा इस सिद्धार्थ विहार या इस गाजियाबाद। बिल्कुल। अब ये इसके क्योंकि फ्यूचर डिपेंड करता है बिल्डर का इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट को दिखा के ही फिर आगे नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा इसी को दिखा। मेजर फैक्टर क्या है गाजियाबाद का ग्रोथ होने का? हम इसको गुड़गांव से कंपेयर नहीं कर रहे, हम इसको नोएडा से कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आईटी इतना कंपेरेटिवली नहीं है 62-63 को अगर हम कंसीडर करते हैं। और क्या रीज़न है इसका ग्रोथ का? देखिए गाजियाबाद का भी जो एरिया दिल्ली के पास है वो थोड़ा सा ज़्यादा बूम करता है। जैसे हमने इंदिरापुरम देखा, वैशाली देखा, क्योंकि जो आप दिल्ली में देखते हैं चांदनी चौक की तरफ जो लोग बिजनेस करते हैं वो सब इस तरफ रहना पसंद करते हैं। थोड़ा सा सोसाइटीज़ वगैरह कल्चर भी मिलता है और प्लस नियर टू दिल्ली भी है
और अब जब से मेरठ हाईवे रनिंग में आया है और मोनो रेल स्टार्ट हुई है तो उस चीज़ का बेनिफिट गाज़ियाबाद को मिल रहा है। बस जो गाज़ियाबाद जो मिस कर रहा है थोड़ा सा, जैसे हम बात कर रहे हैं इंफ्रा हो गया या कॉर्पोरेट एरियाज़ हो गया, इस तरफ थोड़ा सा अथॉरिटी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल इंडस्ट्रियल एरिया के बेस पे आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंज्यूमर नहीं ले सकते हैं। अब वो नीश क्लाइंट नहीं ला सकते उस पे, नहीं ला सकते आप। हाँ, वो जैसे मैंने आपको बोला कुछ इंडस्ट्रियल होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, हर एरिया में होते हैं वो, तो वो लोग फिर इस ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। प्रेस्टीज से थोड़ा आगे चलते हैं, वेव सिटी। हमने 25,000 30,000 के पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे भी चीज़ें बेची हैं, बिल्कुल 3,000 पे पर स्क्वायर फीट पे भी चीज़ें बेची हैं। आज वही चीज़ 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हो गई गज, हाँ प्लॉट की बात करें। बिल्कुल। और बड़े डेवलपर्स आ गए, मैं गौर की बात कर लेता हूँ, काउंटी ग्रुप की बात कर लेता हूँ, 12,000 13,000 14,000 रुपये के रेट पे लॉन्च कर रहे हैं। जस्टिफाई है? देखिए जिस एरिया में लोकेटेड है वो वेव सिटी, मुझे ऐसा लगता है कि वो एरिया उस रेट के लिए आज की डेट में रेडी नहीं है। रेडी नहीं है। हाँ, क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे तो चीज़ें, बिल्डर लेवल पे तो चीज़ें सेल कर देते हैं, बट एज ए इन्वेस्टर, एज ए एंड यूज़र, जब आप बहुत लंबे समय तक सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपये में एंटर करके 15,000 रुपये में चीज़ें ले लूँगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, ये एरिया या ये रेट आने के लिए सबसे मेजर चीज़ है कॉर्पोरेट। तो उस लेवल की वहाँ पर जॉब्स नहीं है ना, वो एरिया दिल्ली के पास है, दिल्ली से भी लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। तो उस लेवल के वहाँ पर रेट आने में भी टाइम लगेगा। अभी तो मार्केट थोड़ा सा बूम कर रहा था 5-3-4 साल में, तो वो रेट लोगों ने इनिशियली लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर दी, बट जब वो मार्केट से एग्जिट होने के लिए जब ट्राई करेंगे तो उनको रेट मिलेंगे ही नहीं। चलो गौर का तो मैं कह सकता हूँ एंड यूजर्स कंपेरेटिवली ज़्यादा है, बैलेंस रहता है, बट काउंटी में ट्रेडर्स बहुत है। काउंटी में तो स्टार्टिंग में फुल आपको हमेशा ट्रेडर्स ट्रेडर्स ही हैं, मिलेंगे। भरे बैठे हैं ट्रेडर्स। तो वहाँ पे कैसे चलेगी फिर चीज़ें? क्योंकि उस सेक्टर को भी, वेव सिटी की मैं आपकी बात बड़ी कर लेता हूँ, बट एंड यूज़र नहीं आएगा तो बसावट नहीं होगी, प्राइस वहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं होगा, क्योंकि आसपास आज भी खेत दिखते हैं, बिल्कुल। आसपास आज भी बहुत सारी ओपन एरिया चीज़ें दिखती है, गाँव दिखता है। तो 12,000 13,000 रुपये में फिर भी लोग बाय कर रहे हैं। ये कब खत्म होगा फोमो? ये तो फोमो, जब तक मार्केट, एक बारी मैंने आपको बताया, कोई भी इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं फल फूलती जब तक वो एक बारी क्रैश नहीं करती, जब तक डाउन नहीं होती। तो ये रेट स्टैब्लिश ही, सही रेट एक्चुअल में मार्केट में तभी आते हैं जब मार्केट एक बार थोड़ा डाउनफॉल में जाती है। अब थोड़ा मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही है मार्केट में धीरे धीरे। तो जब तक मार्केट से इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं निकलेंगे तब तक उसका एक्चुअल प्राइस नहीं आएगा। इस NS24 की बेल्ट में आखिरी सवाल, 5 अच्छे प्रोजेक्ट्स बताओ। प्रेस्टीज, उसके बाद और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको लगता है अच्छे आपका ATS है, ATS एडवांटेज है। ATS एडवांटेज, हाँ, और ATS एडवांटेज के हम गाजियाबाद कवर कर लेते हैं पूरा। हाँ, गाजियाबाद के मतलब जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो आपको वैशाली या इंदिरापुरम केस में ही मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हमने प्रेस्टीज का ही बताया, ATS एडवांटेज हो गया, एक गुलशन की प्रॉपर्टीज़ भी है वहाँ पे। ठीक है, तो और प्रतीक कैसा कर रहा है? प्रतीक क्वालिटी वाइज उस मामले में वहाँ पे तो खास नहीं है इतना, मतलब अगर आप जाके देखेंगे वहाँ पर प्रेस्टीज के बगल में ही ये प्रोजेक्ट है, लेकिन वो क्वालिटी और वो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आप ATS या प्रेस्टीज से कर सकते हैं। प्रतीक यहाँ पर नोएडा के अंदर भी आप देखेंगे कुछ एक प्रॉपर्टी है इसकी जो ठीक है। क्या हम गौर को कंसिडर कर सकते हैं इसमें? गौर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा, जो अब उसका वेव के अंदर आया प्रोजेक्ट वो तो आप कह सकते हैं ठीक है, थोड़ा उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज ए सेल्फ यूज़, बट जो उसकी पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर लाइक गौर सिटी है, मतलब उस लेवल की नहीं है, वो थोड़ा सा लोअर मिडिल सेगमेंट के हिसाब से ठीक है बस। ठीक है, लास्ट माइक्रो मार्केट सर कवर करते हैं क्विकली। यमुना एक्सप्रेसवे, आज हर कोई सुनना चाहता है, जानना चाहता है, इन्वेस्टमेंट उनका डिसीजन है, बट यमुना एक्सप्रेसवे की हर दफ़ा बात चलती है जब भी जेवर एयरपोर्ट का जिक्र होता है। सर आपने बात करी IT आना चाहिए अगर प्राइस बढ़ना है, जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको एग्जिट चाहिए, तो वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट चाहिए। सर आज भी ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं हर किसी से बात करता हूँ, मैं क्लाइंट्स के साथ बैठता हूँ, उनके साथ ही बोलता हूँ कि सर 1.25 लाख रुपए मुझे नहीं लगता जस्टिफाई है, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज उतनी बसावट नहीं है। तो फिर भी लोग बाय क्यों कर रहे हैं 1.25 लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए के रेट पे? बाय जो कर रहे हैं वो केवल एक उम्मीद पे कर रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट आएगा तो ऐसा होगा, जेवर एयरपोर्ट आएगा तो ऐसा होगा। लेकिन ये मैं कंटिन्यूसली पिछले 3-4 से लोगों को समझा रहा हूँ कि जब तक किसी एरिया को आप डेवलप करना चाहते हैं तो इनिशियल लेवल पे आपको रेट कम रखने पड़ेंगे। लेकिन जिस रेट में लोग आज की डेट में एंटर हो रहे हैं, आप खुद सोचिए आज की डेट में अगर आप 2 करोड़ रुपए में वहाँ प्लॉट लेंगे तो आप 4 करोड़ में या 5 करोड़ में एग्जिट हो पाएंगे जब तक वहाँ पे कुछ रेडी नहीं होगा। 5 करोड़ में आपसे लेगा कौन? आज अगर आप 2-2.5 करोड़ के अंदर वहाँ पर प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो वो 5 करोड़ में 4 करोड़ में कौन लेगा? 5-4 करोड़ में छोटा अमाउंट नहीं होता। 4-5 करोड़ में जो आपसे परचेज करेगा फिर वो नोएडा एक्सप्रेसवे पे नहीं लेगा, वो यमुना एक्सप्रेसवे पे क्यों सर आप कितना नीश बना लो, कितना लग्जरी बना लो, प्लॉटेड डेवलपमेंट, बट एक टाइम के बाद तो वो एरिया डिसाइड करेगा। बिल्कुल, वो माइक्रो मार्केट डिसाइड करेगी प्राइस। और वो एरिया ऐसा है जो 160 किलोमीटर लंबा है।
जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है उसको पूरा 165 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेसवे है पूरा डेवलप कर। हर कोई कमेलियाज नहीं बन सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली हर कोई कमेलियास का एग्जांपल देखिए। अब कमेलियास के बारे में लोग बहुत एग्जांपल देते हैं कि उसके बाहर पानी भरा रहता है, तो उसके अंदर बिल्डर का कोई रोल नहीं है। इंफ्रा जो है रोल है केवल अथॉरिटीज़ का है या गवर्नमेंट का है। बिल्डर ने जो आपको कम्युनिटी के अंदर जो चीज़ें दी हैं ना, जो बिल्डर के कंट्रोल में वो सब चीज़ें दी हैं। ये क्रैश होगा सर, ये वाला माइक्रो मार्केट जो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बाकी आप बताएंगे मुझे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग मेंशन करा था, अब इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म वाले कम है, ट्रेडर ज़्यादा है। प्राइस बढ़ गया 30% देने, बाकी बाद में दे देंगे जब डिमांड आएगी, नहीं तो उससे पहले निकाल देंगे। तो 5-5, 7 साल 10-10 साल पुराने जो लोग थे कि 10 साल तक हमारी होल्डिंग कैपेसिटी 100% दे दिए, बाद में देखेंगे प्राइस। तो आपको लगता है वैसे क्लाइंटेज अब कम है शॉर्ट टर्म? बिल्कुल, इसीलिए अब जो बिल्डर अब जो लेके आ रहे हैं, अब आप देख रहे हैं 1090 की स्कीम, 2080 स्कीम, 3070 स्कीम, इसलिए ऐसे लेके आ रहे हैं कि एक छोटा मोटा जो कस्टमर है, इन्वेस्टर है, वो भी इसके अंदर सर ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कोई बिल्डर पसंद नहीं करता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, लेकिन हर बिल्डर चाहता है कि इनिशियली लेवल में मेरा प्रोजेक्ट बिक जाए कम से कम, क्योंकि 30% लेवल पे 30% पेमेंट प्लान निकाल के बिल्डर के जो प्राइस है ना, वो लैंड प्राइस भी नहीं निकलता है। बिल्डर भी चाहता है आज की डेट में, इसलिए आप बिल्डर के जो आप देखेंगे ना पेमेंट प्लान, वो आ रहे हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे बिल्डर 50% ले रहा है, क्योंकि जब बिल्डर 100% लैंड पेड कर रहा है तो उसको भी वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे 50% इनिशियल लेवल पे मिले। तो आप 1090 दे के 2080 के पेमेंट प्लान लेके बिल्डर बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अब क्या करें, बिल्डर के साथ भी मजबूरी है। जिस रेट में बिल्डर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है उस रेट के अंदर चीज़ें बेचना अब आज की डेट में आसान नहीं है, क्योंकि पास्ट में कंटिन्यूसली 2-3 साल से इसी रेट में प्रॉपर्टी बिक रही है। 10 साल के बाद कहाँ देखते हो आप यमुना एक्सप्रेसवे को? यमुना एक्सप्रेसवे को देखो, हमने होराइजन बताया, उसका लगभग 15 साल का वो है। अगर आप 15 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ही आप यमुना एक्सप्रेसवे को कंसीडर करें। 15 साल में कहाँ देखते हो आप? जो आज की डेट में ग्रेटर नोएडा है। 15 साल में आप ग्रेटर नोएडा को जो ग्रेटर नोएडा आज की डेट में है वो आप यमुना एक्सप्रेसवे को 15 साल बाद देखेंगे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा आप देखेंगे 1990s में कटा था। आज उसको कटे हुए लगभग 35 साल हो चुके हैं, 35 ईयर्स, और अभी भी वो 50% एरिया डेवलप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वही अगेन वहाँ पर क्वालिटी जॉब्स नहीं है। और जिस एरिया को आपको डेवलप करना है वहाँ पर सबसे पहले आपको रेट थोड़ा सा लोअर सेगमेंट के लिए देने पड़ेंगे। रेट आपने कर दिए हायर मिडिल क्लास के लिए, तो अब वो रेट बसेगा कैसे? हायर मिडिल क्लास होगा तो उसका बजट अच्छा होगा, वो तो फिर बसा एरिया में आएगा। पूरी वीडियो से ना ये समझ आ रहा है मुझे कि जो हम आप जो भी बात कर रहे हो वो एंड यूजर के हिसाब से बात कर रहे हो। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत लंबे समय तक अगर आपको चलना है, क्योंकि आपने, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने कोई प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करी, आपने ये देखी कि यार ये 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं सबसे पहले देखूंगा अपना काम, मेरा वर्क स्टेशन कहाँ है, मेरा वर्क प्लेस कहाँ है। दूसरा आप देखोगे बच्चों की स्कूलिंग कहाँ है। तीसरा आप देखोगे आसपास चहल पहल है कि अगर हम रात को निकलते हैं, शाम को निकलते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, हॉस्पिटल है, स्कूल है, पब्लिक कन्वेंस है, ये है, मेट्रो है, बहुत सी चीज़ें हैं। ये चीज़ें ज़रूरी है, बिल्कुल। तो ये जब चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक आप किसी एरिया को एक डेवलप एरिया कैसे कंसीडर कर सकते हैं? रेट आप डेवलप्ड एरिया वाले ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि उसके रेट बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ जाएंगे? डेवलप, अब वो एरिया डेवलपिंग स्टेज पे भी नहीं है, वो मतलब बिल्कुल बेसिक, मतलब उसका बेसिक इंफ्रा भी रेडी नहीं है, रोड भी रेडी नहीं है। लोगों ने सस्ते के चक्कर में यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़ के जेवर के आसपास इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर दी थी। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी सर, उसके बारे में बताइए कि इतने रेडियस के अंदर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभी जो अथॉरिटी की तरफ से आया था लगभग 15 किलोमीटर का वो था कि उसके अंदर जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी से, तब तक आप वहाँ पर कुछ भी नहीं बना सकते हैं। और जेवर एयरपोर्ट के नाम से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जेवर एयरपोर्ट के नाम से लोग वहाँ पर इलीगल प्लॉटिंग बहुत कर रहे हैं। 10-10 लाख रुपए के प्लॉट बेच रहे हैं, 15-15 लाख बहुत रील्स देखी इंस्टाग्राम पे आती, तो कंटिन्यूसली लोग प्रमोट कर रहे हैं। अब जिन लोगों को आइडिया नहीं है, खासकर जो लोग दिल्ली से आते हैं या और यहाँ से दूर शहरों से आते हैं, उनको आइडिया नहीं है, वो केवल जेवर एयरपोर्ट के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और 10 लाख रुपए देते हैं। उनको लगता है कुछ बहुत छोटा अमाउंट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको नहीं पता कि यहाँ पर ये सब इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी आप जो खरीद रहे हैं वो रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो अपार्टमेंट हो। ऐसे ही प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और फिर बाद में उस पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत है। और लोगों का बड़ा, मैं ये देखता हूँ कि लोगों का एक माइंडसेट है कि हमें वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये बहुत ही गलत माइंडसेट है कि आप जितना एयरपोर्ट के पास जाएंगे उतने आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि महिपालपुर के रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गुड़गांव के रेट नहीं बढ़ रहे। तो जितना आप एयरपोर्ट के पास जाएंगे उतना आपको नॉइस पोल्यूशन होगा, उतना एयर पोल्यूशन होगा। एक आपकी जो पीसफुल लाइफ है वो अच्छी नहीं रहेगी एयरपोर्ट के पास। एयरपोर्ट आपको बिजनेस के अंदर बेनिफिट दे सकता है, कॉर्पोरेट एरियाज़ के अंदर बेनिफिट दे सकता है, लेकिन एक रहने के हिसाब से एयरपोर्ट आपके पास आएगा तो अच्छा थोड़ी है। ये कमर्शियल कम पैसेंजर बन रहा है या पूरा कमर्शियल है? नहीं, कमर्शियल कम पैसेंजर बन रहा है, कमर्शियल कम। बट ये रेप्लिका IGI का नहीं बन सकता।
जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो सब जितने बड़े लोग हैं, जो दिल्ली के अंदर जो बना हुआ, जैसे मुंबई एयरपोर्ट है, वो बाहर के एयरपोर्ट को बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, बट लेकिन ये है कि थोड़ा कंजेशन वगैरह कम कर सकता है। जैसे गाजियाबाद का एरियाज़ है, या नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, इवन फरीदाबाद से भी कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये सब जो एरियाज़ हैं वो सब कवर कर सकता है। दिल्ली को तो ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली के लिए पूरा इसको एक VIP एरिया ट्रीट कर रहे हैं। जितने भी आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जॉब हैं ना, इंडस्ट्री हैं, सब दिल्ली से जो कस्टमर है या जनता सब बाहर नहीं भगा रहे हैं। दिल्ली जो एरिया रहेगा केवल अब रहेगा पॉलिटिकल एरिया बस। टप्पल में भी डेवलपमेंट हो रही है। टप्पल में सेम वही जेवर एयरपोर्ट के नाम से प्लॉटिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट मास्टर प्लान में आप देखेंगे तो बहुत कम एरियाज़ हैं जो अभी इस टाइम पे इनिशियल लेवल पे अभी डेवलप होंगे। फिल्म सिटी का भी आपने देखा था, फिल्म सिटी भी अभी बहुत जल्दी डेवलप होने वाली नहीं है। मेन तो आप जैसे जैसे देखेंगे एयरपोर्ट के बाद देखेंगे, आपको आइडिया होगा कि जिस तरीके से आपको बताया गया था कि बहुत जल्दी बूम हो जाएगा एरिया, इतनी जल्दी बूम नहीं होने वाला। इससे पहले भी हमने देखा था फार्मूला 1 आया था, फार्मूला 1 के बाद भी आज कितना टाइम हो गया फार्मूला 1 लॉन्च हुए भी, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर वो सब चीज़ें या एरिया को डेवलप होने में बहुत टाइम लगा। फार्मूला 1 से ही पूरा JP स्पोर्ट सिटी का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई थी, बट आज वो देखो वो चीज़ JP नहीं चला गया, इंटरेस्ट नहीं था। तो ये सब but चीज़ें उसके बाद आती रहती हैं, जाती FSI दे दी। अब बिल्डर्स को FSI देने के बाद भी सर उतनी डेवलपमेंट जब तक खुद नहीं करेगा तब तक कैसी चीज़ कैसे, बिल्कुल जब तक अथॉरिटी का रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, इंफ्रा तो रेडी हो नहीं क्यों नहीं सकता। कर रही गवर्नमेंट वहाँ पे? फंड्स तो बहुत आ रहे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अथॉरिटी का। कहाँ जा रहा है पैसा? पैसा तो सब आके लैंड परचेज करने में, मुआवजा देने में, क्योंकि अब जब किसान देखते हैं कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, उनको लगता है यार हमारे साथ तो बेईमानी हुई है, हमें तो प्रॉपर्टी इतने सस्ते में हमसे ले ली और बिल्डरों को इतने महंगे रेट में दी जा रही है, तो फिर मुआवजा देना पड़ता है। कितनी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन पर 10-10, 20-20 साल से केस चल रहे हैं। सर जैसे गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत चलती है, तो नोएडा में अफोर्डेबल हाउसिंग क्यों नहीं आई? ये चीज़ तो मैं भी अपने चैनल पे बहुत बार बोल चुका हूँ कि नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर लोगों को ये कम से कम प्लस पॉइंट है कि वहाँ पर एक अफोर्डेबल माइवन की आ रही है, साथ में अब तो पार्किंग भी स्टार्ट कर दी है उसमें अफोर्डेबल में। यहाँ पर अथॉरिटी ने कुछ भी इस तरीके से नहीं निकाली है जिससे कम से कम मिडिल क्लास को एक सपोर्ट तो मिले, कुछ अफोर्डेबल सेगमेंट की कोई स्कीम आई। अब तो इवन अथॉरिटी ने भी बनाना बंद कर दी है। पहले कम से कम अथॉरिटी के कुछ फ्लैट्स होते थे, जैसे दिल्ली में DDA बनाता है, अथॉरिटी भी अपने कुछ अपार्टमेंट निकालती थी, कम से कम मिडिल क्लास उसके अंदर तो अप्लाई कर सकता था, रहने के लिए अपने देख तो सकता था। अब अथॉरिटी ने वो भी बनाना बंद कर दिए। अथॉरिटी पहले कमर्शियल मार्केट बनाती थी, वो भी बनाना बंद कर इतना दिया। लालच आ गया है अथॉरिटी को कि लैंड जब है बिल्डरों को 3x 4x पे बेच दो, रादर देन बनाना कि यार लोगों के लिए, जनता के लिए कम सोचना है, अपना रेवेन्यू जितना जनरेट हो जाए। प्रॉपर्टी में जो सबसे बढ़ने का जो मेन रीज़न है ना, वो अथॉरिटी ही है। एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसके अंदर हीरा नंदानी से बात हो रही थी कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, कस्टमर, बिल्डर या मीडिएटर या गवर्नमेंट? तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट कमाती है सबसे ज़्यादा। मल्टीपल टाइम्स उसके अंदर आप इसकी GST लेते हैं फर्स्ट टाइम एक बारी, फिर उसके बाद उसके अंदर रजिस्ट्री होती है, मल्टीपल टाइम रजिस्ट्री लेते रहते हैं। फिर जो बिल्डर जो प्रोजेक्ट बनाता है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर GST, हर चीज़ के अंदर GST, और आप उसके अंदर कंटिन्यूसली आप पेमेंट लेते रहते हैं, जिससे वो प्रॉपर्टी की मल्टीपल टाइम्स रेट बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट का तो लाइफ टाइम उसके अंदर पैसा ही पैसा है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो गवर्नमेंट ही लेती है। तो ये चीज़ हम देखते नहीं, हम तो सोचते हैं कि बिल्डर पैसा कमा गया। 10 साल में कौन सी माइक्रो मार्केट आपको लगती है जो बेस्ट मार्केट और डोमिनेट करेगी नोएडा में? नोएडा एक्सप्रेसवे ही है। मैंने आपको बताया कि नोएडा एक्सप्रेसवे जो एक ऐसी मार्केट है, वेल प्लान्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, और सबसे मेजर जो यहाँ पर रोल है वो MNCs का है। जो बता रहा हूँ आपको, जैसे जैसे यहाँ पर कैंपस बन रहे हैं, IT कैंपस बन रहे हैं, वो 3-4 साल में रेडी हो जाएंगे सबके। इन्फोसिस भी आ रहा है, बहुत बड़े बड़े कैंपस बन रहे हैं 30-30 एकड़ में। रेजिडेंशियल की बात करें सर, कैपिंग लगा देता हूँ, 2 से 3 करोड़ अंडर कंस्ट्रक्शन, रेडी टू मूव इन। पूरे नोएडा में ऐसी 2 प्रॉपर्टीज़ बताओ जो आपको लगता है आप अपने लिए देख सकते हो, खरीद सकते हो। रेडी टू मूव में तो मैंने आपको बताया कि प्रेस्टीन है। प्रेस्टीन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप विदिन 2 to 3 CR ले सकते हैं। एक सेक्टर 143 में है, गुलशन इकबाना, उसके अंदर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी। और अभी एक बिल्कुल रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है SK की, SK ओराइन, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। वो अभी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, बिल्कुल पोजीशन के, उसको देख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। और बाकी एक कल्पतरू है JP वेस्ट टाउन के अंदर, उसको देख सकते हैं आप। वो भी एक प्रॉपर्टी एक डिसेंट साइज़ है उसके अंदर, और प्राइस भी आप थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास के हिसाब से देख सकते हैं। यही एक प्रॉपर्टी है। अदरवाइज़ नोएडा के अंदर जो पास्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे, 80% ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर रजिस्ट्री नहीं है। प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, बट लेकिन उनके अंदर रजिस्ट्री का इशू है। तो ये बड़ा मेजर दिक्कत है नोएडा के अंदर। सो सर, ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, आज के सवाल। मैं कोशिश कर रहा था सारे सवाल कवर करें,
जो जनता के सवाल हैं, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और मिक्स एंड मैच करके लेके आया क्योंकि कुछ कमेंट्स भी लोगों के आते हैं, और हम भी बहुत सारे क्लाइंटों से मिलते हैं, सामने देखते हैं कि क्या पेन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, या मार्केट का सिनेरियो देखना चाह रहे हैं। डर बहुत है कि क्या आज इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या नोएडा रियल एस्टेट मार्केट ओवर हाइप्ड है या ओवर प्राइस्ड है? आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं चाहता हूँ आपकी आवाज़ बिल्डरों तक ज़रूर पहुँचे। अगर आप कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं कमल जी के साथ, या आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आप बाय करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि हम बताएं एज हमारे जो एक्सपर्टीज़ हैं वो बताएं कि आपको होल्ड करनी चाहिए, बाय करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं कमल जी के थ्रू आपको सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत कम लोग हैं हमारे जैसे, कह सकता हूँ, कि जो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ रियल एस्टेट की बात करते हैं, जहाँ पे बिल्डर्स हो गए और ब्रोकर्स हो गए, या रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, तो इस तरीके की चीज़ें और भी लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है, अभी नहीं बताऊँगा, सरप्राइज़ है आपके लिए। और इसके अलावा थैंक यू सो मच कमल सर फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम दिया आपने, समय दिया। और मिलते हैं अगली बार फिर एक नई पॉडकास्ट में। धन्यवाद।